सभी किसान भाइयों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है यहाँ पर हमारे फार्म पे। मैं AK सिंह संसनवाल और आप सबका स्वागत है यहाँ पर। हमें सौभाग्य मिला है डॉक्टर बलराम किसान जी और विंग कमांडर अंजलि अय्यर जी स्पेशली हमारे लिए बड़वानी प्रदेश से आए हैं, जो कि हमारे को बैम्बू के बारे में, उनकी यूटिलिटी के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में बताएंगे। बलराम जी के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के लिए, और अंजलि जी इन्वायरमेंट साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है इन्होंने, और बलराम जी 2006 से ही इस किसानियत में, जिससे कि कृषि की आय दुगनी हो, उत्पादन ज़्यादा और खर्च आधा। यही है सर आपका, उत्पादन ज़्यादा और खर्च आधा की ऊपर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं सारे देश में ये। और काफ़ी किसान इनसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि बहुत सी कंपनियां आती हैं लूटने के लिए, लेकिन ये किसान परिवार से ही अपना रखते हैं संबंध, तो इनको लूटने का नहीं है। ये आपको क्रॉप डॉक्टर का कोर्स भी करवाते हैं और बाकी चीज़ों का भी, ताकि आप अपने फार्म के खुद चिकित्सक बने, किसी की लूट में ना आए। तो इसके लिए मैं उनको अपना इनवाइट करूंगा कि कुछ वर्ड बोलें हमारे लिए, ताकि हमारा को प्रकाश डालें इस पे, बैम्बू फार्मिंग पे। बहुत अच्छा लगा है कि पंजाब में इतने किसान मुझे सुनने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। मैं लगभग 12 दिन से उत्तर भारत के टूर पे हूँ और बैम्बू को लेकर के कई सारी मैंने कार्यशालाएं ली हैं। मेरा नाम बलराम किसान है, मैं बड़वानी मध्य प्रदेश से हूँ और 2006 से हम किसान पाठशाला चला रहे हैं। आप अगर गूगल पे या यूट्यूब पर जाएंगे, किसान पाठशाला टाइप करेंगे, तो मेरे बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अभी मेरी बातें शुरू करने से पहले अगर आप सभी से मैं थोड़ा सा क्षेत्र के बारे में, या आप जिस कार्य के लिए आए हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हो, या क्षेत्र में आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो, तो वो पहले मेरे पास आ जाएंगे, तो मेरी बात रखते रखते मैं उनको भी साथ में लेकर चल सकता हूँ। खेती किसानी में हम कुछ कार्य कर रहे हैं पूरे भारत में और भारत के बाहर, जिसमें किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा होने वाली कई सारी टेक्निक हम किसानों के बीच में लेकर जा रहे हैं। और किसान पाठशाला एक सोशल प्रोग्राम है, ये न किसी NGO से रजिस्टर्ड है, न कोई संस्था है, न कोई प्राइवेट लिमिटेड है। एक ही स्टेशन है यूट्यूब पर चैनल, जिसमें सीखने और सिखाने की बातें होती है। हो सकता है आप में से किसी मित्र के पास ऐसी बात हो जो पूरे भारत के पास जाना चाहिए, पूरे भारत के किसानों के पास जाना चाहिए, तो मैं उसे सुनना पसंद करूंगा, ताकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और कोई किसान का भला हो। या कुछ मुझे यहाँ पर अभी इनवाइट किया गया है, जैसे ब्रदर ने बाम्बू का फार्म लगाया है, बांस की खेती कर रहे हैं, तो बांस की खेती क्यों, कैसे, किस लिए, उसके लाभ और हानि, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। उस चर्चा के शुरुआत से पहले अगर आपके पास कुछ परेशानी हो जो खेती कर रहे हो आप, या बैम्बू को लेकर कुछ क्वेश्चन हो, तो वो जी। नमस्कार सर, परम आदरणीय सम्मानीय और सभी उपस्थित महानुभावों को मेरा नमस्कार। मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, 2-4 मिनट में ही आपको सारी बात बताना चाहूँगा। सारी समस्याएं जो है वो आती है फार्मिंग, जब आदमी नई कोई फार्मिंग करता है तो मार्केटिंग और ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समस्या आती है, और ये चीज़ मैंने व्यक्तिगत रूप से भुगता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पपीता भी लगाया है, मेरे को अश्वगंधा भी किसी ने लगवाई थी, मेरे पास अश्वगंधा पड़ी है, बिक नहीं रही। मैंने पपीता लगाया था 1.5 किलो में, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 लाख का माल होगा, लेकिन हमें मार्केटिंग का पता नहीं लगा, और वो मार्केटिंग कैसे करें, कहाँ करें, ये हम कहीं इंश्योर नहीं हुए, और सारा का सारा माल खराब हो गया। मेरा टोटल 10 लाख का माल यहीं पड़ा खराब हो गया, जबकि वो कच्चा भी जाता है। बाद में तो उसके बारे में काफ़ी हमने इधर उधर पता किया और सारी चीज़, लेकिन क्या होता है कि आपको प्रमोट करके और बड़े सपने दिखा करके वो चीज़ें आपको प्लांट करवा दी जाती हैं, उसके बाद में ट्रेडिंग में पीछे हट जाता है आदमी कि जी कहाँ जा करके बेचें, कैसे बेचें, क्या करें क्या नहीं करें। आपने लगा दिया, उसके बाद में इसके बाद क्या है, जैसे आपने लगा लिया, उसके बाद आपको सबसे बड़ी समस्या आती है ट्रीटमेंट की,
फिर समस्याएं क्या आएंगी आगे, बीमारियां क्या आने वाली हैं, दवाइयां क्या डालनी है, उस वक्त आपको सजेशन करने वाला नहीं मिलता, ये भी समस्या आती है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको मार्केटिंग का, ट्रेडिंग का, लगाने का, उसके बाद उसकी मेडिसिन का, ये सब चीज़ों की समस्याएं जो है ना, उसका हल किसान को यहाँ चाहिए। पर्यावरण, पौधे लगाएंगे, बूंटे लगाएंगे तो पर्यावरण तो सुधरेगा। अब इसमें इससे ज़्यादा पर्यावरण को फायदा होता है, ये तो इम्यूनिटी के लिए हमारी एक कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण को साफ रखें, सुथरा रखें और अच्छा करें, ये सही है। लेकिन किसान जो है ना, वो आजकल इतनी उसके पास फार्मिंग नहीं है कि वो 50 किले का, 100 किले का मालिक है, आधे में हो गया तो भी उसका काम चल गया। छोटी छोटी ज़मीनें लोगों में, किसी का 10 किला, 12 किला, 5 किला, 8 किला के जमींदार हैं, वो उसमें 2 किले, 3 किले लगा ले, 5 साल तक वेट करे, उसके बाद में उसको पता लगे कि जी इसका तो कुछ बन ही नहीं रहा, क्या करें। अभी इस बारे में हमें थोड़ी देर पहले हम नंबरदार जी के साथ बैठ के बात हो रही थी, तो इनको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा और उसमें नुकसान हुआ, चाहे वो फूलों की खेती थी या अन्य कई तरह की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ऐसी चीज़ बताएं जिससे समस्याओं का हल पहले हो। लगाने में समस्या नहीं है, लगाई जा सकती है, लेकिन उसके बाद में संभालने के लिए क्या हेल्प कहाँ से मिलेगी, खाद स्प्रे का क्या सिस्टम है, अगर इसमें नहीं देनी पड़ती अच्छी बात है, बाद में 4 साल बाद में इसको ट्रेडिंग कौन करेगा, इसकी एश्योरिटी कहाँ से मिलेगी। तो इन चीज़ों को आप फिल्म में पहले रखें और ये बताएं। थैंक यू वेरी मच। क्या शुभ नाम है आपका? कमलकांत। कमल जी। कमल जी के मोटे मोटे कुछ प्रश्न मुझे समझ में आए, जो लगभग हम सभी बैठने वालों के प्रश्न होंगे। मेन क्वेश्चन, हम अगर बांस की खेती करें तो इसको खरीदेगा कौन, कब आएगा, खर्चा होगा कितना, यही मेन क्वेश्चन है हमारे। और इसके अलावा किसी का कोई प्रश्न है? ज़्यादातर किन्नू की बेल्ट है इधर। हाँ, तो फ्रूट मतलब पहले तो क्या होता था, 10-12 साल का पौधा होता तो मतलब कोई 5-7 पौधे 1 किले में खत्म होने हो जाते। आजकल क्या है कि फ्रूट लगता नहीं है, पहले ही निमाटोड और वाइट क्रैपर वो समस्या आ रही है जी। फंगस की, तो उसका ट्रीटमेंट भी बहुत महंगा पड़ता है सर, और ट्रीटमेंट करने के बाद ठीक भी नहीं हो रहे पौधे। तो मतलब आपने देखे ही होंगे, अभी देखते हुए आ रहा हूँ, काफी सारे पेड़ सूखे हुए भी दिख रहे हैं मुझे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसका कोई सोल्यूशन हो ना जी, सही। मैं लेता हूँ, मेरी बातों में उसको भी मैं समावेश करूंगा कि किन्नू में जो बाग सूख रहे हैं, पेड़ सूख रहे हैं, उनमें भी अगर कुछ किया जा सके। शुरुआत करें। ब्रदर ने जो, काग साहब ने जो बात कही है, ये हम किसानों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम किसी भी कार्यशाला में जा रहे हैं, एक्चुअली ये जो कार्यशाला है ये किसान पाठशाला की, हम आप किसानों की ही है, यहाँ किसी प्रोडक्ट की चर्चा नहीं होगी। लेकिन बहुत सारी जो संगोष्ठियाँ होती है, या मैं कहूँ 90% या 95% संगोष्ठियाँ होती है, वहाँ पर कोई प्रोडक्ट एक रखा जाता है, उसके लिए दाल बाटी या कुछ फंक्शंस रहता है, और एक उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एग्रोनॉमिस्ट आकर के अच्छी बातें बतलाएंगे और वो प्रोडक्ट हम किसानों तक पहुंचाने की एक व्यवस्था बनाएंगे कि इसके ये फायदे हैं, इसके ये हानि है, इसके लाभ हैं, और ये हमारे लिए एग्रीकल्चर में बहुत ही आवश्यक है। इस तरह की कार्यशालाएं होती है। किसान पाठशाला में किसी प्रोडक्ट का जिक्र होता नहीं है, और इत्तेफाकन रहा कि AK सिंह साहब हमें मिले 2 दिन पहले। मैं दिल्ली से सीधा बड़वानी जाने वाला था, रेडिशन में मुलाकात हुई, करीब 3 घंटे तक बैठक हुई। मैं इंदौर से आ रहा। आप इंदौर से आए। इन्होंने मेरा एक वीडियो अबोहर का जो अभी वायरल हुआ है, वहां पर मैंने कार्यशाला ली थी बाम्बू के ऊपर, वो इन्होंने देखा और इनको पता चला कि मैं क्षेत्र में हूँ। इन्होंने समय लिया, मेरे से मुलाकात करी और पीछे लग गए कि मैंने जो बांस लगाया, मुझे पता नहीं ये बांस कहाँ से पौधे लाए हैं, कब लगाया है, कितना क्या किया है। मेरी टीम से इनकी चर्चा होती रहती है कि मैं बांस कर रहा हूँ। इनको कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी, शायद किसान पाठशाला ने गाइडलाइन दी है आपको। पौधे कहीं से लाए हैं, गाइडलाइन किसान पाठशाला से मिल रही है। उसके बाद इनके भी क्वेश्चंस थे कि मैंने अब ये इतना जो पेड़ बना लिया है, इसको मैं बेचूंगा कहाँ। शुरुआत में इनकी प्रॉब्लम थी, आज ये खुद ही खरीदार है। अगर आप यहाँ के आसपास 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में लगा रहे हैं, तो सिंह साहब मैं सही कह रहा हूँ, सिंह साहब खुद ही बांस खरीद कि आपका भाई खरीदेगा यहाँ पर, अभी आपको कहीं पे जाने की जरूरत ही नहीं है। इधर भाई साहब बैठे हैं यशवर्धन जी, वो खरीदेंगे। मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ।
तो एक तो इन्होंने बांस लगाया, इनको 2 साल के लगभग ऊपर नीचे हुए हैं, 2 साल 5 महीने 2 साल 2.5 साल हुए हैं। तो 2.5 साल की ग्रोथ, बांस की क्वालिटी, आपके क्षेत्र में 2.5 साल में क्या हाइट हेल्थ आती है, अगले 1 से 1.5 साल के बाद इसकी हार्वेस्टिंग चालू होगी। तो कितना खर्चा आया, क्या किया, और आज खुद वही किसान बोल रहा है कि आप लोग अगर बांस लगाएंगे तो मैं खुद खरीदार हूं। तो आपका एक क्वेश्चन तो भाई साहब ही आंसर दे रहे हैं। दूसरा, एक मेरे मित्र हैं हर्षवर्धन जी, मैं बातें चालू करने के पहले आपका मेन क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं मैं। यशवर्धन, या इनका पावर प्लांट है 10 मेगावाट का, और इनको आज की तारीख में एट प्रेजेंट दिसंबर 2022 300 टन प्रतिदिन बायोमास की रिक्वायरमेंट है, जहां तक मैंने सुना है आपसे। और आप किसान पाठशाला के साथ एमओयू साइन कर रहे हैं इस क्षेत्र का कि मेरी जो व्याख्यान जहां जाए और अगर वहां के कोई किसान परचेस मतलब बैम्बू लगाएंगे तो आपका पावर प्लांट आपसे पहले ही एग्रीमेंट करेगा कि आप बांस लगाओगे तो 2 साल बाद किस रेट में खरीदी बिक्री होगी। तो बांस के खरीदार पहले है, अब हम बांस लगाने की बात कर सकते हैं। लगभग क्या रेट आप कोट कर रहे हैं? जी अभी मार्केट में जैसे कॉटन स्टिक्स हो गया, पराली होगी, तो और गुण और नीरा जो हो जाता है तो उसका 350 से 250 के बीच में रेट है। मगर बांस है, इसकी सीवी अच्छी है, जो जलने की क्षमता है वो अच्छी है, और प्लस इसकी राख कम बनती है। तो हम जो देख रहे हैं कि आज से 4 साल बाद जिस तरह से फ्यूल के रेट बढ़ रहे हैं तो हम इसके 4 से 5 रुपए दे सकते हैं जी पर केजी। 4 रुपए पर किलो, 4 रुपए पर केजी के ऊपर ही रेट ये आज ही कोट करेंगे। अगर कोई फार्मर ऐसा चाहे कि पहले मेरे पास बायबैक एग्रीमेंट हो उसके बाद में मैं बांस लगाऊं, तो आप दोनों व्यक्ति यहीं पर हैं जो बायबैक एग्रीमेंट करेंगे, फिर आपने बांस की बात सुनना है, लगाना उसके बाद में। ओके, आगे बढ़े हम बांस को विचार करने की तरफ। जी, किन्नू की जो बात आपने करी थी, इसके लिए एक थोड़ा सा विस्तृत में अगर आपको समझना हो डीपली, तो YouTube चैनल पे 999 नंबर का वीडियो है, 999 किसान पाठशाला आप लिखेंगे तो एक वीडियो आएगा जिसका शीर्षक है 70-30 फार्मिंग। एक टेक्निक है 70-30 खेती। अगर वो टेक्निक हम किन्नू की खेती में अपनाएंगे तो जहां तक मैंने समझा और देखा है 90% तकलीफें खत्म हो जाएगी। कुछ एक जो मेजर होगी उसको फिर मैं विजिट करके बतला पाऊंगा कि इसको तुरंत कैसे ठीक किया जाए। एक्चुअल में एग्रीकल्चर में ऐसे चुटकी बजा करके कुछ काम नहीं होता है। एक मैं वाकया आपको बतलाऊं सभी को, 2008 के लगभग दैनिक भास्कर में एक मेरे मित्र लहरी करके कार्टूनिस्ट है, उनका लेख आया था। उनके लेख की 2 लाइनें थी। एक लाइन थी किसान की समस्या का हल है, पहली लाइन। उसके दूसरी लाइन थी या हल ही किसान की समस्या है। ये हम आप जो अभी जिस तरह की खेती कर रहे हैं, इन खेती करने के जो हमारे टेक्निक है, तरीके हैं, जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जिन दवाई दुकानों से हम सामग्री ले रहे हैं, ये 2 लाइनों को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे कि किसान की समस्या का हल है, मतलब वो पहली लाइन में साबित होता है कि हम समस्या से ग्रसित हैं। हल है मतलब हमारे पास समस्या है। अब हल कौन बता रहा है? आज मैं कुछ हल बताने आया हूं। ऐसे कई सारे जिनको हम जानते हैं कि एग्रोनॉमिस्ट हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, या जो दवाइयां बेचने वाले हैं, हेलो, या जो दवाइयां बेचने वाले हैं, हम हल किनको मानते हैं कि उनसे कुछ 2 बातें हमारे खेती से संबंधित आई, उसको ही हम हल मानते हैं ना। तो किसान की समस्या का हल है, लेकिन ये हल जहां से आ रहा है, हल ही किसान की समस्या तो नहीं है। जैसे पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके पहले शायद जमीनें ठीक थी। अभी 50 का ट्रैक्टर, पलटी पलो और 4 व्हील ड्राइव, पहले केवल बैल ही गहरी जुताई करते थे। तो जितनी समस्याओं के हल लेकर हम आ रहे हैं ना, वो नीचे की लाइन सार्थक होती है कि वो हल ही समस्या है। वो एक को दूर करेंगे, 3 समस्याएं विकृतियां लेकर के खड़ी रहेगी। इसलिए टेक्निक के लिए मैंने आपको एक बताया 70-30 फार्मिंग का वीडियो है, जो 3 घंटे 30 मिनट 20 सेकंड का है। उसको देखते देखते हम नोट्स बनाएंगे, तो आप जो भी फार्मिंग कर रहे हैं लगभग उसमें आपके खर्चे भी आधे होंगे, तरीके भी ठीक होंगे,
और किसी को पूछने नहीं जाना है कि मेरे फसल में ये तकलीफ हो रही है तो इसको ठीक कैसे करूँ। एक वो कॉन्सेप्ट है, वो अगर देखेंगे तो किन्नू में आप प्रॉपर तरीके से आगे जाएंगे। अप्लाई हो रहा है ज़्यादा, वो स्टार्टेड जो आप कह रहे हैं 70-30 फार्मिंग, हाँ। 70-30 फार्मिंग पूरे भारत में कुछ कुछ फसलों में हो रहा है, मध्य प्रदेश में ज़्यादा हो रहा है और हर फसल में हम काम कर रहे हैं। आपके पंजाब में राजवीर जी हैं, आप गेहूं की खेती में इसको अप्लाई कर रहे हैं। इनका वीडियो अभी लेटेस्ट मैंने अपलोड किया था किसान पाठशाला चैनल पे। एक तरीका है कि 70% जगह हम जो फसल उगा रहे हैं उस फसल की रूट डेवलपमेंट होने के लिए, उसकी जड़ों को चलने के लिए, उसको खुद को खेती में नीचे मिट्टी से न्यूट्रिशन अपटेक करने के लिए छोड़े जगह को, और 30% जगह हम फार्म के अंदर जाएं तो हम अंदर बाहर हो सके, खेती का सामान निकाल सके, हमारे लेबर खेत के अंदर जा सके। ये कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट किसान पाठशाला के द्वारा पेन इंडिया को दिया गया है। भारत सरकार ने भी इस कॉन्सेप्ट को इनवाइट किया है, वो अपने आर्टिकल में इसको डालने वाले हैं कि खेती करने का तरीका जो होना चाहिए वो इकोसिस्टम वाला होना चाहिए। कॉन्सेप्ट में 70-30 आता है कि 70% पेड़ पौधों की जगह 30% हम किसानों की जगह, वो हर फसल में अप्लीकेबल है। और किसान पाठशाला 2006 से 2022 तक जो आगे बढ़ा है, इस सिस्टम का निचोड़ उन्होंने निकाल के दिया है 70-30 फार्मिंग। खैर आगे बढ़ते हैं, हम बैम्बू शब्द को लेते हैं, काफ़ी देर से आप इंतजार कर रहे थे। बांस की खेती 2016 के बाद किसानों के सामने रखी गई भारत में गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अब बांस की खेती कर सकते हैं। पहले ये जंगलों का पेड़ हुआ करता था, उसके बाद इसको कानून में लेकर के इसको एग्रीकल्चर की घास के रूप में बदला गया। जैसे नेपियर घास, गन्ना और बांस, ये एक ही कुल के प्रजाति के पौधे हैं। इसके नीचे आप जाएंगे तो जो गणेशा की पूजा होती है और उसको द्रुप चढ़ाई जाती है गणेशा को, समझ में आ रहा है? छोटी सी घास, द्रुप, नेपियर घास, गन्ना, बैम्बू, एक ही कुल के पेड़ पौधे हैं। एक बार लगा करके हम अनेक साल तक इसकी खेती कर सकते हैं। और यहाँ मुझे जो इनवाइट किया गया है कई सारे किसानों ने, वो इसीलिए इनवाइट किया है कि किन्नू हमारा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, उसमें डंपिंग आ रही है या बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, तो अब ये फसल हम नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या बांस की तरफ जाएं। एक दूसरा मुझे पॉजिटिव मिला यशवर्धन जी से और AK सिंह साहब से कि हम खुद ही, सिंह साहब खुद ही सोच रहे हैं कि कुछ बायो मास के लिए कुछ इंडस्ट्री लगाएं, और ऑलरेडी बायोमास परचेसर यहाँ पर है। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं चलकर एक चर्चा कर सकता हूँ आप लोगों के बीच में कि बांस लगाने वाले, समय की डिमांड और मार्केट तीनों आपके पास हैं। और आपकी जो पुरानी फसलों में दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपने किन्नू लगाया है तो आपको पता है कि एक ही बार फसल लगाकर अनेक साल तक हम उससे आउटपुट ले सकते हैं। तो ये आपको मालूम है कि बांस की खेती भी करेंगे तो हम अनेक साल तक आउटपुट ले सकेंगे। बैम्बू के केवल एक ही आउटपुट आएगा ऐसा नहीं है। बैम्बू को किसान पाठशाला ग्रुप की तरफ से, जो हमारे साथ एक सिस्टर कंसल्ट कंपनी है बी किसान, उन्होंने UN में रजिस्टर्ड कराया है भारत सरकार के द्वारा कि बांस जो लगाएगा उनको कार्बन क्रेडिट भी मिलना चाहिए। ये अनदर एस्पेक्ट है। अभी जैसे किन्नू किनका लगा हुआ है यहाँ पर, सबका लगा हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मेरे मित्र की फैक्ट्री है मोरबी में, उनकी टाइल्स बनाने की फैक्ट्री है, सिरामिक टाइल्स। तो पहले वो कोयला उपयोग करते थे बहुत ज़्यादा, वो कुछ गर्म करने के लिए। उसके बाद उनको गवर्नमेंट ने CNG का बताया कि आप कोयला उपयोग कर रहे हो, वायुमंडल को दूषित कर रहे हो, आप CNG उपयोग करो तो हम आपको कार्बन क्रेडिट देंगे मतलब छूट देंगे, कुल मिलाकर पैसे देंगे। तो पहले वो एक महीने में लगभग अगर 100 ट्रक कोयला उपयोग कर रहे थे, तो 100 ट्रक कोयला को छोड़ करके कुछ टन CNG उपयोग कर रहे हैं जो वायुमंडल को दूषित नहीं कर रही। अभी भी ऑक्सीजन जला रहे हैं, भाई बॉयलर में कुछ भी जलेगा तो ऑक्सीजन ही जलेगा, वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको कार्बन क्रेडिट की कुछ छूट दे रही है। ये मैंने एक उदाहरण दिया मेरे फ्रेंड की कंपनी का। इसलिए दे रही है उसको। हाँ, इंडस्ट्री वाला इसलिए। पूरे भारत में आज तक आपने देखा होगा कि किसानों को कहीं कार्बन क्रेडिट मिला है? जैसे किन्नू हम कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमने ये पेड़ लगाए, हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम गेहूं लगा रहे हैं तो हम भी ऑक्सीजन बना रहे हैं। सारी कंपनियां ऑक्सीजन जला रही है
तो पहले इतना जलाती थी, अब इतना जलाएगी तो हम आपको कार्बन क्रेडिट दे रहे हैं। आपने इतना बचा दिया, नया प्रोड्यूस किया क्या? नहीं किया। तो यही किसान पाठशाला ने आगे डाला है यूएन में, और स्वीकृति मिली है कि बैम्बू फार्मिंग को हिंदुस्तान में कार्बन क्रेडिट मिलेगा। कितना मिलेगा, कब से मिलेगा, अभी ये लाइन लिखी नहीं गई है, उसके लिए हमारे पेपर सबमिट है। एक आवेदन आ गया है कि पिछले 3 साल से जिन्होंने लगाया है उनके पेपर इकट्ठा करके हमें दो, कितने एकड़ में कितने पौधे हैं, तो ऑडिटर आएगा, उनका सर्वे करेगा। जैसे यहाँ पर 1 एकड़ में अगर आपके 100 पौधे हैं, बाकी दूसरी फसलें कर रहे हो, मेड़ पे ही लगाया उदाहरण के लिए, तो 100 पौधे कितनी हाइट हेल्थ के, उनमें पत्ते कितने हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कितना सोखते हैं, वो ऑक्सीजन कितना दे रहे हैं, उसका एक ऑडिट होगा। उसके आधार पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आपका बांस कट के बिका या नहीं बिका, अभी हमने बांस काट के बेचने की बात करी, वो खरीदार हैं, अभी बांस बिका ही नहीं, तब भी 10 से 15 हजार रुपए मिनिमम एकड़ का साल का फार्मर को आने वाला है, जो हमने पहल करी है कार्बन क्रेडिट को लेकर। तो आप किसी भी कंपनी से बांस का पौधा लगाओ, या बीज वाला लगाओ, या आसाम से गुठी लेकर लगाओ, अगर आपने पिछले 3 साल के लगाए हैं या इस साल से आगे लगाएंगे, तो आप किसान पाठशाला के प्रतिनिधि से मिलकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आने वाले भविष्य में 10,000, 20,000, लाख रुपए एकड़ का मिलने की संभावना है। इसमें आपका पैसा कुछ लगना नहीं है, वहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, आपके खेत का जियो लोकेशन होगा कि यहाँ पर बैम्बू लगा है। ये एक व्यवस्था है कार्बन क्रेडिट की, जिसको हमने लेकर आगे बढ़ाया। अब मेन फार्मिंग की अगर हम बात करें, तो बांस की खेती 2016 के बाद गवर्नमेंट ने लॉन्च करी, तो इसको बैम्बू मिशन के तहत लॉन्च करी। एक पोर्टल बना है, आप अगर इंटरनेट पे सर्च करो बैम्बू मिशन, तो वो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट के उसमें कई सारी सब्सिडियां हैं, कई सारे तरीके हैं, और कई सारी कंपनियों को उन्होंने लाके खड़ा किया कि ये बायबैक कर लेगी। लेकिन बायबैक होगा कब? जब हम क्लस्टर फार्मिंग में जाएंगे। अगर एक किसान ने यहाँ पर 3 एकड़ का बांस लगाया है और दूसरे किसान का 100 किलोमीटर के बाद 5 एकड़ का बाग है, तो बांस की खेती को ट्रांसपोर्ट करना परेशानी है। जितने का बांस नहीं होगा उतना ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो एक क्लस्टर फार्मिंग के जरिए, जैसे आपके यहाँ पर 2 खरीदार है, आप जिनकी भी इच्छा हो मेरी चर्चा सुनने के बाद में, और बाद में आप खुद भी नॉलेज गेन करना कि बांस लगाएं या ना लगाएं, इच्छा हो तो इन दोनों से पूछो कि आपका स्टेशन है कहाँ। उसके आसपास के हम किसान इकट्ठे होकर के बांस इतना लगा रहे हैं, अब हमें क्या फ़ायदा देंगे, कितना रेट आप करेंगे, ताकि ये भी ज़्यादा दूर लाना संभव नहीं होगा इनके लिए भी, कि इनका जहाँ स्टेशन हो वहाँ के ये 100 किलोमीटर से परचेस कर लें। इनका जो पावर प्लांट है वहाँ से ये लगभग 50 किलोमीटर की रिंग में तो कर सकते हैं, वो वाइबल हो सकता है। या फिर ये आपको गेट रेट देंगे, जैसे गन्ना किसानों का गेट रेट होता है कि फैक्ट्री रेट ये है, ट्रांसपोर्ट इतना अलग है। गन्ना भी होगा ना यहाँ पर? नहीं है गन्ना, गन्ना नहीं, गन्ना नहीं है, होता है वैसे है नहीं। आपको चर्चा करनी है इनसे, आप जहाँ जहाँ भी रहते हो। अब बैम्बू की फार्मिंग होती है, उसके लिए 4 तरह के पौधे होते हैं। मैं बैम्बू को एक एक करके आपको लगाना तरीका वो सारा डिफाइन कर देता हूँ। बैम्बू की फार्मिंग होती है तो उसके पौधे लगाए जाते हैं, सीड डायरेक्ट खेत में लगेगा नहीं। तो 4 तरह के उसके प्लांट की कैटेगरी होती है। एक होता है कि बीज से तैयार किया गया पौधा, आप किसी भी नर्सरी से लें, टिश्यू कल्चर से लें, कहीं से भी लें। तो एक होता है सीड वाला पौधा। सीड वाला पौधा अगर हम ले रहे हैं तो हमें जिससे भी पौधा लें उनसे चर्चा करनी है कि क्या ये 1.5 साल उम्र का है। अगर 1.5 साल उम्र का है तो नीचे उसकी थैली में गठान बन चुकी होगी। गठान वाला पौधा लेना है जो आपके खेत में आकर मरेगा नहीं और जल्दी चलेगा, और सबसे अच्छा रहेगा सीड वाला पौधा। अगर हम बात करें कि मेरे यहाँ आज मैंने बांस लगाया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसने जीना चाहिए, इसकी उम्र लंबी होना चाहिए, तो आप सीड वाला प्लांटेशन लेकर के करेंगे तो गारंटेड है कि आपके खेत में वो 100 साल तक जिएगा। इसके बाद में आता है गुटी राइजोम। कहीं पर बांस है लगा हुआ, उसकी ब्रांच को काट लिया, जैसे गन्ने को काटते हैं और उसकी आंखें रहती है, जैसे पेरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पोरी। ऐसे ही बैम्बू की पोरी होती है, वो पोरी को थैलियों में डाल करके उसको हीट देते हैं और वहीं से वो जर्मिनेशन होकर आता है। ये पोरी वाला पौधा हो गया। इसमें कोई उम्र नहीं बतला पाएगा, किसी से भी आप पौधा लें
तो वो उम्र फाइंड नहीं कर पाएगा कि हमने आज पोरी वाला पौधा लगाया कि 5 साल जिएगा, 10 साल जिएगा, 100 साल जिएगा। ये हमें उसी से पूछना पड़ेगा कि आपने इसका मदर प्लम कहाँ से लिया, उस पौधे की कितनी उम्र है। अगर वो 10 साल का है तो ये 90 साल जिएगा, अगर वो 30 साल का है तो ये 70 ही साल जिएगा। पुराने फादर की उम्र काउंट होगी नए बच्चे में। ऐसा नहीं कि आज पौधा तैयार किया तो आज से इसकी उम्र काउंट हो। मतलब अगर बीज के अलावा हम कोई सा पौधा लें तो आपके पास पक्का बिल होना चाहिए, ताकि आप उससे चर्चा कर सको, उससे पूछ सको कि मेरे खेत में कितने साल जिएगा। क्वेश्चन आंसर के बाद में आप उस पर आगे बढ़ सको। एक तरीका आता है राइजोम का। आसाम से आप अगर किसी से बुलाओगे तो वो राइजोम की बात करते हैं। जैसे आपके किन्नू लगे हैं, ऐसे आसाम में कई सारे बांस लगे हुए हैं, तो बांस के नीचे से पिलर आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते रहते हैं, आंखें निकलती रहती है नए पोल बनने के लिए, उनको बोलते हैं राइजोम कंद। तो वो क्या करते हैं, जैसे डिमांड आती है उनके पास कि 10,000 बांस के पौधे भेजना है, तो वो खेत में जाएंगे, वहाँ से उनको खोद करके नई जो आंखें निकली उनको खोदेंगे, एक थैली में डालेंगे, उनसे हल्का सा पत्ती का फुटा हुआ वो ग्रीन दिखना चालू होगा, वो गाड़ी लोड करके आपके पास भेज देंगे। इसको बोलते हैं राइजोम का। तो इसकी भी उम्र फाइनल कहाँ से होगी कि वो किस पेड़ के नीचे से निकाला गया है, उस पेड़ की उम्र कितनी है। अगर वो पेड़ 70 साल का है ऑलरेडी, तो ये जो राइजोम हमारे खेत में आएगा ये 10-15 साल जिएगा। अपने 2 साल कम कर लेंगे, इधर ले जाएंगे 2 साल कम भी लेंगे, 2 साल कम कर लेंगे। मैं तरीका बतला रहा हूँ कि बांस के पौधे आते कैसे हैं। इसके बाद में एक टेक्नोलॉजी है टिश्यू कल्चर, जो बोतल के अंदर पौधा तैयार करके बनाया जाता है। तो उसकी भी उम्र फाइन वहीं से होगी कि वो टिश्यू कल्चर वाले ने क्लम किससे लिया। ये 4 तरीके के पौधे आते हैं। अब जो 3 तरीके के पौधे हैं ये मार्केट में अवेलेबल है। टिश्यू कल्चर आपको किसी कंपनी से लेना पड़ेगा जो पक्का बिल देगा, और भारत सरकार अभी कुछ राज्यों में सब्सिडी दे रही है कि आप अगर टिश्यू कल्चर का पौधा लेकर लगा रहे हैं, आप अगर बाम्बू मिशन के साथ जुड़कर चल रहे हैं, तो आपको 120 रुपये प्रति पौधे की सब्सिडी मिलेगी। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों में है। गुजरात में नहीं थी। 2 साल पहले वहाँ पर बैम्बू चालू हुआ। आप जैसे ही वहाँ पर मीटिंग अरेंज हुई, मुझे बुलाया गया था, तो मैंने बैम्बू के बारे में चर्चा करी। तो वहाँ के एक एमएलए है द्वारिका के, प्रभुमा मानिक, जो पिछले 7 राउंड से एमएलए, मतलब 35-40 साल हो गए हैं, और वो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, वो खुद अपनी पार्टी है द्वारिका में उनकी। उनके खेत में 50 एकड़ का बैम्बू लगाया, फिर उन्होंने सब्सिडी अप्लाई किया, तो गुजरात में नहीं था। एक्चुअली लॉन्च है सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन राज्य सरकारें इसे अपने क्षेत्र में दे रही है, किसानों को तो मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर हमने किसानों का एक, आप जैसे ही मीटिंग करके उनके पेपर इकट्ठे किए, 250 हेक्टेयर का हमने प्रावधान आगे डीएफओ फॉरेस्ट में भेजा कि यहाँ हम बांस की खेती करना चाहते हैं और हम बाम्बू मिशन से जुड़ना चाहते हैं। कोई भी एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा ना तो उसको एफर्ट लगेंगे, और ग्रुप आगे बढ़ेगा, एक बंडल फाइल आगे जाएगी, तो आगे दिखेगा कि 50 फार्मर हैं, क्षेत्र में काम होना है। तो जो हार्टिकल्चर वाले हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, या डीएफओ, बाम्बू अभी डीएफओ के सुपुर्द है। एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर में बैम्बू की जानकारी कोई देगा नहीं। यहाँ से जाने के बाद आप पूछोगे हार्टिकल्चर अधिकारियों को, तो वो बोलेंगे हमको जानकारी नहीं है उतनी। आपको डीएफओ से चर्चा करनी है, और इकट्ठे होकर के यहाँ पर अगर AK सिंह साहब काम कर रहे हैं, बांस में आगे सोच रहे हैं बढ़ने का, तो जिनकी इच्छा हो इनसे चर्चा करो। मुझे 2 एकड़ लगाना है, मुझे आधा एकड़ लगाना है, या मुझे केवल मेड़ पे लगाना है। जैसे ही मेड़ पे लगे तब भी पैसा आएगा, कितना आएगा मैं बताता हूँ आगे। लेकिन हम अगर एक जगह इकट्ठे होकर के हमारे खाता खसरा को दे करके फाइल बनाकर आगे दे दें, तो भले हम आज चर्चा करें, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, जिसको समझ में आएगी, कुछ मैं भी 1-2 लेटर भेजूंगा जो हमारे मध्य प्रदेश में GR लॉन्च है कि कितनी सब्सिडी है, वो उसके साथ में लगा करके आप DFO को सबमिट कर दो। 200-250 एकड़ का होगा तो वो लोड लेंगे और यहाँ पर सब्सिडी देंगे, तो आपको 1 रुपया जेब से लगेगा नहीं बांस की खेती करने पे। अगर आपने लगा लिया है और 6 महीने या साल भर बाद सब्सिडी आई, तो आपके खाते में आएगी, किसी और के पास जाएगी नहीं। एक पौधे का 120 रुपये मिलता है सब्सिडी। ये प्रक्रिया है हम फ्री में कैसे लगाएं, लेकिन
फ्री में लगाने की तरफ अगर ध्यान डाइवर्ट होगा तो आप खेती से कमाओगे कैसे, ये दिमाग में आएगा नहीं, फिर वो सब्सिडी पे कांटा अटक जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि फार्मिंग करना कैसे चाहिए। दो तरीके से फार्मिंग होगी बांस की। एक तरीका तो हम जो खेती कर रहे हैं उसकी बाउंड्री पर बांस लगाएं और हम जो खेती कर रहे हैं वो चलती रहे और 2 पैसा हमें इनकम एक्स्ट्रा आ जाए। दूसरा कि हम खेत के अंदर ही बाम्बू लगाएं। तो दोनों के फायदे और नुकसान मैं बतला देता हूँ। बाउंड्रीज जो रहती है, हम ऑलरेडी खेतों में तार फेंसिंग की या इस तरह की बाउंड्रियाँ कर रहे हैं, तो हर फार्मर के खेत में सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे और पीछे कोई ना कोई किसान है, लेकिन सामने रोड की तरफ कोई नहीं है जहाँ पर हम डायरेक्ट बैम्बू लगा सकते हैं। उसकी छाया से पड़ोसी को डिस्टरबेंस नहीं होगा। जैसे ये रोड पर लगा हुआ है, इसकी छाया से बाहर तो रोड पर छाया जाएगी, कोई फार्मर है नहीं, तो हर किसान के पास एक जगह ऐसी है जहाँ वो बांस लगा सकता है। समझ में आ रहा है? मेरी बातें पहुँच रही है? हिंदी पंजाबी आएगी नहीं मुझे चलेगा। 200 फीट बाय 200 फीट का 1 एकड़ होता है। 200 बाय 200 1 एकड़ जगह। 1 एकड़ में अगर 3 दीवालों को आप छोड़ दो, मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप अपने खेत से रिलेट करना कि बाउंड्री पर लगाएंगे तो 2 पैसे हमें कैसे मिलेंगे एक्स्ट्रा, जो मैं मेरी खेती कर रहा हूं उसके अलावा। 200 फीट बाय 200 फीट, एक तरफ काका जी की ज़मीन है, दूसरी तरफ अंकल की है, तीसरी तरफ कोई गांव का भाई है उसकी ज़मीन है। तो हम अगर इनकी ज़मीनों में बांस लगाएंगे बाउंड्री पर, तो बांस जाएगा 40 फीट 50 फीट। उसकी जो छाया आएगी तो 5-10 फीट लेफ्ट, 5-10 फीट राइट, कोई फसल आएगी नहीं। तो हो सकता है पड़ोसी आपको इजाज़त ना दे। वहाँ पर आप अगर दोनों की कम्युनिटी अच्छी है तो आप उस मेड़ पर लगा पाओगे कि आधे पौधे आप लगाओ, आधे मैं लगाता हूँ, जो इनकम होगी दोनों आधे आधे बांटेंगे, तो आप लगा पाओगे। वरना रोड वाली ज़मीन पर आपको लगाना है। अब 200 फीट में अगर आपने बैम्बू लगाया बाउंड्री के लिए जो डांबर की तरफ है, तो बाउंड्री पर आप इसको 3-3 फीट पर लगा सकते हो। कैलकुलेटर है किसी के पास? एक निकालो मोबाइल से, मैं जो बतला रहा हूँ उसको माइनस प्लस करना है। 200 भागी 3 करेंगे तो आपके पास कोई आंकड़ा एक आएगा। 60, 65, 70 कितना आ रहा है? हाँ, लगभग 60 पौधे आ रहे हैं। बीच में रास्ता अंदर आने का छोड़ दोगे। एक ही दिशा है 1 एकड़ में जहां हम बांस लगा सकते हैं। 60 पौधे आज हमने लगाया 1 जनवरी 2023 को। तो तीसरे साल इसकी छोटी लकड़ियां कटेगी, चौथे साल बड़े पिलर कटेंगे। अगर हमारे पास साल भर उसको पानी देने का है व्यवस्था, तो क्या करना है, सीधा एक नाली करना है। बांस लगाने का तरीका भी मैं बतलाते जा रहा हूं। नाली करिए, उसमें पहले पानी चला दिया है ताकि वो नाली भीग जाए, नम हो जाए। गेती कुदावले से उसमें पंच करना है जहां हमें बांस लगाना है। पंच करना है, पंच बाहर करना है। आप पौधे लगाते हो तो किससे करते हो? गेती से, कुदावले से? क्या चीज बोलते हो? फावड़ा, खुरपी। तो गेती ही लेना है। गेती लगभग 12 इंच नीचे जाएगी, 10 इंच नीचे जाएगी। अभी तक जो पौधे लगाए होंगे वो तरीका थोड़ा सा मुझे पता नहीं आप कैसा करते हो, मैं बतला रहा हूँ। वैसे ही लगाओगे तो 100 में से 100 पौधे जिएंगे। आपको जहाँ पौधे लगाना हो वहाँ आपको मार्किंग करना है, गेती डालना है, वापस निकालना है, मिट्टी नहीं निकालना है। अभी तक कैसे लगा रहे थे? होल करना है ओनली, केवल पंच करना है। पंच करके अभी फार्मर कैसे लगा रहा है आपको जल्दी समझ में आएगा। गेती डाली, मिट्टी निकाली। हो सकता है कोई फार्मर 2 फीट बाय 2 फीट का गड्ढा, कितने कितने फीट का करते हो? 3 बाय 3 का गड्ढा किया, मिट्टी निकाल लेते हो। और उसको आज गड्ढा करना चालू किया तो 1 एकड़ में कितने किन्नू लग रहे हैं? 100-120। तो या तो जेसीबी डालेंगे या फिर मजदूर को बोलेंगे गड्ढा करो। तो एक तो मजदूरों की टीम चाहिए हमको गड्ढा करने के लिए, बर्मा आता है, जैसे बर्मा आता है। तो लगभग कुल मिलाकर मेहनत वाला काम है। और 3 फीट बाय 3 फीट का गड्ढा किया। उसके बाद में 1 से 2 दिन के बाद वहाँ पौधे जाएंगे, क्योंकि 1-2 दिन तो गड्ढा करने में लगेंगे। तो जैसे ही हम गड्ढा करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहा हूँ जिसमें खेती हो रही है, गड्ढा करना चाहिए। कहाँ पर वो भी मैं बतलाऊंगा। हम खेत में गड्ढा करके लगा रहे हैं तो बहुत सारी मेरी बातें आपको ऐसी मिलेगी कि एग्रोनॉमिस्ट बोलते हैं लेफ्ट में जाना है, मैं बोलता हूँ राइट में जाना है। अभी आपको समझ में आएगा। आपने एग्रीकल्चर लैंड में 3 फीट बाय 3 फीट का गड्ढा किया,
1-2 दिन 4 दिन उसमें हवा गई, धूप गई, वो उसके जो किनारे थे वो कड़क हो गए। छोटा पौधा कोई लगाते हैं तो क्या करते हैं, गेती डालते हैं, मिट्टी पूरी बाहर निकालते हैं। अब वो होल बन करके खाली पड़ा है, उसमें धूप जा रही है, हवा जा रही है, छाँव जा रही है, कुल मिलाकर के उसके जो किनारे हैं वो कड़क हो गए हैं। ऐसा ही होता है, कड़क हो गए हैं। अब हमारे पास पौधा आया, तो पौधा आया तो हम उस 3 फीट बाय 3 फीट में कुछ खाद डालेंगे, कुछ कंपोस्ट डालेंगे, कहीं वर्मी कंपोस्ट या उसमें डीएपी या कुछ डालेंगे। तो जैसे ही कच्चा खाद गया, हमने पौधा लगाया, उसको पैक किया, तो वो जो जगह बची है उसमें बहुत सारी हवा भी चली गई। किसी भी पेड़ पौधे को रूट को चलने के लिए, भगने के लिए, डेवलप्ड होने के लिए गर्माहट चाहिए, हूप चाहिए। हम जैसे ही जगह को ढीली करते हैं, पूरी जगह खाली करते हैं, अब उसमें कुछ भी नया डालेंगे तो जो कॉर्नर बने हुए हैं वहाँ पर तो पूरा जाकर पैक नहीं होगा, क्योंकि वो नक्के बने हुए हैं, तो वहाँ पर मिट्टी जाकर राइट साइड लग गई। अब वहाँ पर बबल बने हुए हैं, हवा है वहीं पर, और जो आपने एक्स्ट्रा एड ऑन किया वो भी ढीला 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 कुछ है। अब उसमें गलती से हमसे कच्चा खाद चले गया, तो गोबरेला कीड़ा आपके लिए इंतजार करेगा कि कब यहाँ पर कोई पौधा आए और मैं इसकी जड़ों को खाऊं। एक छोटी शुरुआत तो यहाँ से होगी, जो आपके प्लांट को धीरे धीरे चलने देगी। गड्ढा करने की ज़रूरत आई थी कि अगर पहाड़ों पर, मुरमाड़ वाली ज़मीन पर हमारे पौधे की जड़ें ना चले तो हम उस जगह को ढीली कर दें और वहाँ का कड़क चुनखड़ निकाल कर बाहर करें और वहाँ सॉफ्ट मिट्टी डालें। ये बना था इसके लिए, गड्ढा करके लगाना 1 फीट बाय 2 फीट बाय 4 फीट। आपके किन्नू की जड़ें क्या 3-3 फीट तक ही गई है, लगभग 10 फीट 8 फीट गहरी रूट, मुसला जड़। तो जब वो 3 फीट से बाहर निकल गई है तो उसको तो खुला वातावरण मिल ही रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट कहीं बनता नहीं। और बेम्बू की रूट, इसको किन्नू से रिलेट मत करना, मैं किन्नू को बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास ही लगा हुआ है, तो आप इससे कंपेयर करोगे कि बांस का पौधा भी शायद ऐसे ही जड़ चले। बांस के पौधे की जड़ें बालों के जैसे रहती है, केवल 1 फीट की लेयर पर ऐसे फैलती है फ्लैट, गहराई उसकी जड़ एक भी नहीं है कि 3 फीट 5 फीट 6 फीट चले जाए। बांस की सीधी जड़ है ही नहीं, ऊपर बालों के जैसे छत्ते जैसे बारीक 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 रूट है, फाइब्रस रूट है, जैसे बाल को हाथ लगाओगे ना ऐसी ऐसी उसकी जड़ें मिलेगी। तो इसको ऊपर की सतह पर ही फैलाना है, तो हमें गड्ढे करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो छोटा गड्ढा करके पौधा लगाते हैं उसका भी तरीका मैं बदलाता हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप में से किसी एक भी व्यक्ति ने बांस लगाया तो 100 में से 100 पौधे कैसे जिए, या आपने एक भी नींबू लगाया, किन्नू लगाया, कुछ भी लगाया, तो वो एक भी पौधा मरना नहीं चाहिए। अब आपने गड्ढा किया पंच, वो गेती को निकाला बाहर, मिट्टी वहीं है, उसमें डालो 1 लीटर पानी, उसको किया मथना चालू, ढीला किया। अभी वहाँ हवा नहीं गई, आपने पानी डाल दिया, पानी डाल दिया तो ये बन गया कीचड़, क्योंकि ज़मीन ढीली हो गई। अब आपने 1 लीटर पानी डाला, कीचड़ बन गया। आपके पास जो भी पौधा आया है, पौधा आता है थैली में, लगभग 6 इंच की थैली आती है, मोटाई में 4 इंच 6 इंच है, वो पौधे की कैपेसिटी के हिसाब से इतना ही बड़ा आता है, ज़्यादा आता है 6 इंच बाय 6 इंच, मैक्सिमम 8 इंच की गोलाई आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो जो थैली में पौधा आता है उसको रोल करना है, ऐसे दोनों हाथों से दबाना है और ऐसे रोल करना है। हम क्या करते हैं, थैली को फाड़ते हैं, थैली फाड़ने में वो मिट्टी ढीली हो जाती है, उसकी जो रूट बॉल उससे चिपका हुआ है मिट्टी से वो खुल जाता है। वो पौधा जाएगा तो अगले 7-8 दिन 10 दिन के बाद चालू होगा। आपने रोल किया तो केवल वो थैली और मिट्टी दूर हो गई। अब पौधे को किया उल्टा और थैली पीछे से पकड़ के धीरे धीरे आपको उसको खींचना है, पूरी थैली बाहर आएगी। जो गेती डाली बाहर निकाली, उसमें 1 लीटर पानी डाला, जिसको कीचड़ बना लिया, एक हाथ से कीचड़ को हटाना है, पौधे को रखना है और कीचड़ छोड़ना है, ऐसे करके लीप देना है उसको। अगर इस तरीके से पौधा लगाते हैं तो 100 के 100 पौधे चलेंगे। जैसे ही आपने वो कीचड़ को उसको पैक किया, वहाँ की सारी हवा थी ही नहीं, थोड़ी बहुत भी थी तो वो कीचड़ के कारण बाहर से एयर सर्कुलेशन होकर निकल गई। अब वो 8 से 10 घंटे के अंदर वो जो कीचड़ है वो ऐसे टाइट होगा और हुक बनाएगा, एकदम कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अंधेरा जो पहले से था, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कॉलोनी कोई डिस्टर्ब हुई नहीं, जो बैक्टीरिया वगैरह जो थे वैसे ही थे। जैसे ही उस जड़ के बाद, क्योंकि थैली में पौधा आता है वो भी प्लास्टिक के कारण हुप में है, गर्माहट में, थैली निकली, वापस आपने रखा, कीचड़ लगा दिया, तो उसकी गर्माहट जैसे की तैसे रही। इस तरीके का पौधा लगाया हुआ
24 से 36 घंटे के अंदर नई पत्ती देता है, नई लीफ देता है, कोई सा भी पौधा हो, उसका तरीका ये रहना चाहिए। अब इसमें केवल 2-3 चीज़ें देख लो कि क्या हमारे क्षेत्र में फंगस है, क्या हमारी ज़मीन का उठाव कम है, क्या हमारे खेत में कीड़े हैं जो जड़ों को खा लेंगे। ये 3 चीज़ों की तकलीफ रहती है। तो जो पानी आप डालोगे उसमें आपको 2-3 चीज़ें डालना है। लगाने के बाद पानी कितने दिन बाद डालें? हाँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ। एक तो वो जो 1 लीटर पानी डाल रहे हो उसमें क्या डालना चाहिए। अगर हमें पता है कि हमारे खेत में फंगस है, और मैक्सिमम होता क्या है कि कहीं से भी पौधा आया, वो नर्सरी में था 1 साल 2 साल 1.5 साल, उसकी मिट्टी अलग है, उसका मीडिया अलग है, आपके खेत की मिट्टी अलग है, ये दोनों का मीडिया मैच होगा या नहीं होगा, तो शायद फंगस डेवलप हो। इसके लिए प्रिवेंटिव आप चाहो तो रासायनिक प्रक्रिया से जाना है तो कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक फफूंदीनाशक डाल सकते हो, जैसे M45, बावेस्टीन, रेडोमिल गोल्ड। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम का प्रमाण जो एक हम डाल रहे हैं उसमें, तो 200 लीटर के बैरल में 200 ग्राम फंगीसाइड डाल दिया। अगर आप बैक्टीरियल फार्म में जाना चाहते हो, 100% रेसिड्यू फ्री करना है, तो ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास ये भी 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के प्रमाण से डाल सकते हो। अब बहुत से खेतों में वाइट ग्रब की शिकायत है जो जड़ों को खा लेता है, और नई सफ़ेद जड़ किसी भी कल्टीवेशन की हुई खेत में आती है तो वहाँ के कीड़े मकोड़ों को, बैक्टीरिया को, कीट पतंग को खाने के लिए एक स्टेशन मिलता है। भाई नई फसल तो हम जब लगाएंगे ना कि जब हम ज़मीन की तैयारी कर लें पूरी, मतलब पुरानी फसल को हटा दिया, वहाँ कल्टीवेशन करके रोटावेटर करके ज़मीन को तैयार कर दिया, मतलब वहाँ की सारी हलचल को हमने चेंज कर दिया। तो गोबरेला कीड़ा ऊपर की सतह पर नहीं रहता, हमें लगता है हमने ज़मीन की तैयारी कर ली, वो चले जाता है नीचे 1-8 मीटर। जैसे ही कोई नया पौधा आया, नई जड़ आई, उसको खाने के लिए चाहिए ना, साइंस बहुत है प्रकृति में, वो खुशबू लेकर आएंगे और पौधे की जड़ों को खाएंगे। तो वाइट ग्रब बहुत बड़ी समस्या है नए पौधों को चलने देने में, रोकने में। अगर आप रासायनिक प्रक्रिया से जाएं तो डेंटाशू 200 लीटर पानी में 20 ग्राम डालना है। अगर आप बैक्टीरियल फार्म में जाना चाहते हैं कि 100% हमें प्राकृतिक कृषि करना है, तो उसमें डालना है बीवियारा बेशियाना 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, जो वाइट ग्रब को आने नहीं देगा। कौन से पानी में? जो कीचड़ बनाने के लिए हमने 1 लीटर पानी डाला, जिसे हमने कीचड़ बनाया, ताकि पौधे की जड़ों में वो कॉम्पैक्ट हो जाए, पौधे को चलने से रुके ना। इसके साथ में एक ऐसी चीज चाहिए कि मेरा पौधा लगा तो अगले 15 दिन 10 दिन में इसे कुछ भोजन ना दूं तो भी ये चलता रहे। हमारे पास अभी कौन सा फर्टिलाइजर है? यूरिया, DAP, पोटास, ये खाद है ना, क्या है ये? खाद ही। कोई सी भी फसलों में हम डालते हैं ऐसे उसके भोजन के लिए। यूरिया, DAP, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, बोरान, झिंक, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, लगभग 17 न्यूट्रिएंट्स। इनमें से आपको कौन सा लगता है कि जो पौधे का भोजन है जो हमें देना चाहिए? DAP, और इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन रहता है। मिट्टी को भी टेस्ट कराएंगे क्या चीज़ की कमी? हाँ, वो मैं बतलाता हूँ, उसको कंटिन्यू करता हूँ, एक एक स्टेप को मैं क्लोज करता हूँ जी। अब हमें ये पता है कि ये 17 न्यूट्रिएंट्स पौधे का भोजन है, और मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो पौधे को हमने जहाँ रखा वहाँ पर उसके लिए रेडी भोजन होना चाहिए। उसके कीचड़ जहाँ बन रहा है वहाँ पर ऐसा भोजन होना चाहिए कि हमारी पौधे की जड़ें गई और वो चल जाए। तो अगर आपने यूरिया, DAP, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इन 17 न्यूट्रिशन में से कोई सा भी एक न्यूट्रिशन डाल दिया तो पौधा मर जाएगा। फिर आपको जिससे पौधा लिया उसको बोलना पड़ेगा कि तूने पौधे खराब भेजे, क्योंकि इनमें से एक भी खाद ऐसा नहीं है जो हम पौधे की जड़ों में डायरेक्ट दे दें। ये सारे खाद जब जाते हैं मिट्टी के पास, कीचड़ के पास में, तो ये अपना एसिड रिलीज करते हैं और वो पौधे की जड़ों को पहले जला देता है। वो जैसे SSP डाल दिया आपने, सिंगल सुपर फास्फेट, उसमें सल्फर है, कुछ SSP कैल्शियम भी देते हैं और फास्फोरस भी है। हाँ, अभी सही पकड़ा है आपने। तो ऐसा भोजन होना चाहिए जो पौधे को तुरंत उसकी जड़ों को उठाने में मदद मिले। अब वर्मी कंपोस्ट डाला या गोबर खाद डाला पका हुआ, या कोई कंपनी वाला मेरा अच्छा मित्र है जो बायो फर्टिलाइजर बनाता है, वो भी हम उपयोग कर सकते हैं। पका हुआ खाद मैंने बोला, लेकिन कीचड़ बनाने वाली प्रक्रिया में अगर जाएगा ना, जहाँ कीचड़ बन रहा है वहाँ वर्मी कंपोस्ट गया, तो ये अगले 5 से 7 दिन के लिए कॉम्पैक्ट हो जाएगा।
तो वर्मी कंपोस्ट या कोई सा भी खाद उसकी जड़ों तक पहुंचेगा नहीं। आवश्यकता है, ठीक है, वही सारी आवाज आ रही ना? आ रही बालकनी पे भी जा रही, पीछे भी पीछे सुनाई दे रहा है। गड्ढे में कोई सा भी रासायनिक फर्टिलाइजर का उपयोग कभी भी ना करें, वरना हमारे पौधे धीमे चलेंगे, लेट चलेंगे। अगर उसकी जड़ों के पास डीएपी आ गया, यूरिया आ गया, तो पौधे मर भी सकते हैं। तो जो पानी बना रहे हो उसमें एक चीज का उपयोग आप कर सकते हो, सुक्रोज का या गन्ने के रस का, या आपके पास मीठी चीज जो भी हो, गुड़ का। 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ ले सकते हो। 200 लीटर पानी में 200 ग्राम वाइसेनोमेटा ले सकते हो, जिसमें गन्ने का रस है और गोअर्क है। 200 लीटर पानी में चीकू सड़े हुए ले सकते हो, आम पके हुए ले सकते हो। मिठास चाहिए जो हम कीचड़ बना करके लगाएंगे, तो पौधा तुरंत चालू होगा और अगले 8 दिन में आपको लगेगा कि मेरा प्लांट स्टार्ट हो गया है। ये पौधे लगाने की प्रक्रिया। तो आपने मेड़ पर पौधे लगाना है। मैं वापस वहां आता हूं जहां से मैंने पौधे लगाने की प्रक्रिया पर टर्न लिया। 200 फीट की मेड़ है, 60 पौधे हम लगा रहे हैं 1 एकड़ में, केवल 200 फीट की मेड़ पर 3-3 फीट पे। ये पौधे लगाने का तरीका, नाली से पानी देना है, ड्रिप चाहो तो ड्रिप लगा सकते हो। तो पौधे लगाने के पहले हमने नाली से पानी दिया, पौधे लगाते समय हम पंच करके पौधा कीचड़ बना के लगा दिया, फिर तुरंत पीछे से एक पानी देना है। फिर बाम्बू में पानी कितना लगता है ये भी मेरी चर्चा में मैं कंटिन्यू ले रहा हूँ। पौधे लगाने से पहले, पौधे लगा करके तुरंत, ये पहले पौधे लगाने वाली तरीका कि कैसे लगाएं। उसके बाद हर 5-5 दिन में पानी देना है। पहले महीने, ठंड हो गर्मी हो तो यही प्रक्रिया है। बारिश हो तो बारिश आ गई तो हमें देने की आवश्यकता नहीं। पहले महीने 5-5 दिन में पानी देना है, अगले महीने 7-7 दिन में पानी देना है। 2 महीने गए, तीसरे महीने 10-10 दिन में पानी देना है। अब चौथे महीने से उस नाली में पानी 10 दिन में एक बार, मतलब महीने में केवल 3 बार। आपने मेड़ पर पौधे लगाए हैं तो केवल 3 बार पानी दे दो। अब अगले महीने, चौथे महीने के बाद से, मेरी मिट्टी पानी ज़्यादा सोखती है या पानी को पकड़ के रखती है, या ऑलरेडी वहाँ पर आसपास के खेतों का सिपेज है, पानी है, तो फिर हमें पानी देने की आवश्यकता नहीं है। और उसकी डिमांड है पानी की कि क्रैक हो गई है तो पानी फिर ज़्यादा देना है। वो डिसीजन लेंगे आप सब अपने अपने खेतों का अलग अलग। बांस का पौधा लगा करके प्लांटेशन से लेकर 1 साल 365 दिन पानी का हमें ध्यान रखना है। कम से कम 14 दिन में एक बार पानी देना ही है। समझ में आया पानी कितना लगता है? बहुत कम लगता है। 14 दिन में एक बार पानी जी। 5-5 दिन बाद कैसे पानी आएगा? पानी की ये सोच रहे हैं हम लोग। हाँ, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ इसको। पानी की तो यहाँ पे इतनी शॉर्टेज है, 2-2 महीने पानी नहरों की बंदी आ जाती है। अच्छा, रेंज नहीं होती है। 2 महीने में अगर पानी आ रहा है तो हमें बांस नहीं लगाना चाहिए। मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ड्रिप कर दे रहे वैसे। हाँ, मैं बतला रहा हूँ इसको। एक मैंने जनरल तरीका बताया कि ये तरीके से आपका बांस का पौधा रुकेगा नहीं, चलेगा। अब हमारे पास सामने गर्मी है, नहरों का पानी 2 महीने बाद आएगा, तो बांस को छोड़ दो, कोई सा भी पौधा मत लगाओ। क्योंकि छोटा बच्चा जो है ना, उसको पहले महीने तो लाड़ प्यार करना पड़ेगा। आप डारे बना करके, टैंकर ला करके उसको थोड़ा सा पानी दे दो। छोटे पौधे को पानी देना ही पड़ेगा, भले 2 लीटर पानी दे दो एक बच्चे को, वरना वो चलेगा नहीं। अगर इतना पानी नहीं है तो हमें बांस की खेती नहीं, कोई सा भी पौधे वाला प्लानिंग उस समय नहीं करना है जब हमारे पास पानी नहीं आने वाला है। 365 दिन एक बार हमें बांस के पौधे को पानी दे करके उसको लाड़ प्यार करके चलाना है। उसके बाद जब उसके राइजोम बन गए, उसकी रूट डेवलप हो गई, उसके 4 से 5 सूट आ गए, उसके बाद आप उस बांस के पौधे को देखने भी मत जाओ। वर्थ कंडीशन बतला रहा हूँ, पानी नहीं, खाद नहीं, दवाई नहीं, कोई निंदाई गुड़ाई नहीं, तब भी वो चलेगा। और 1 साल में 5 सूट देगा मिनिमम, और 5वें साल उसकी हार्वेस्टिंग आएगी। कुछ वेराइटियां जो अर्ली है उनकी, बांस को मैं कौन सी वेराइटी लगाना उस पर भी आऊँगा, लेकिन एक जनरल थॉट बतला रहा हूँ। 1 साल कम से कम आपको उसको तैयार करना है। आपके पास पानी नहीं है तो छोटे डारे बनाओ, टैंकर ला करके 2-2 लीटर 4-5वें दिन उस डारे में पानी डाल दो। नर्सरी लगा सकते हैं, इसकी शिफ्ट ऑन कर दें बाद में।
जी 10 एकड़ का नर्सरी लगा ली हाँ और प्लांट्स 2 साल बाद ट्रांसप्लांट कर दी, हो जाएगा? हाँ, मैं उसको भी कंप्लीट बतलाता हूँ। ये भी हो सकता है जो भैया ने बतलाया है। तो बैम्बू अगर हमें लगाना है तो नर्सरी लगा करके भी ट्रांसप्लांट करेंगे ना। 10 एकड़ में इतने पौधे लगाओ तो मेंटेन करना लगाना ही नहीं, इतने नहीं लगाना, 2-3 इंच का नहीं लगाना, वो जो भी है उनको बड़ा करके ट्रांसप्लांट कर बड़ा करके ट्रांसप्लांट करें। लेकिन बड़ा करके भी ट्रांसप्लांट करोगे तो मिट्टी, थैली, टब वो हमारे खेत में सेट होने के लिए 1 साल लेगा और 1 साल पूरी प्रकृति के साथ कनेक्ट होने के लिए भी लेगा। सारी ऋतुएं उसको समझ में आएगी। हम तो डायरेक्ट लगाएंगे, थैली में नहीं लगाएंगे। नहीं, डायरेक्ट मतलब आप नर्सरी को तैयार करोगे, 2 साल बाद लगाओगे प्लांट्स खेत में। मंगाए यहाँ लगा दिए, हाँ। वहाँ से उसको जैसे कितना पौधा तो निकालते हैं जैसे ही जहाँ से कनेक्टिविटी उसकी छोड़ी और वापस हमारे खेत में हमने रिकनेक्ट किया तो उसको फिर 1 साल चाहिए। 1 साल हैंग ऑन पानी के लिए उसको एक कनेक्ट होने के लिए जड़ों से और वातावरण से, साइकिल कनेक्ट होने के लिए ऑटोमेशन पे जाए जब तक की मैं बात कर रहा हूँ। फाइबरस रूट है ना, बेसिकली चेंज है, कुन्नू का रूट अलग है। कहने का मतलब है जी उन्होंने आदत पीएच की बनाने वास्ते जिवें अपने बॉडी एक बार उसको 1 साल के लिए लाड़ प्यार करना पड़ेगा, उसके बाद में आप उसको ऑटोमेशन पे डाल सकते हो। समझ में आया यहाँ तक? 1 साल की क्रिया समझ में आई? इसके बाद में अगर आप देखने भी नहीं जाओगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर आप देखने गए, आप दूसरी फसलों को पानी दे रहे हो, ऐसे कंटिन्यू पानी दिया, बायो फर्टिलाइजर दिया, तो 1 साल में एक पौधे से 12 सूट भी आते हैं। मिनिमम 5, मैक्सिमम 12 के ऊपर। इस तरह का अगर एक मेड़ लगा है, दोनों तरफ से हवा है, दोनों तरफ से धूप है, तो शायद 20 सूट भी आए। काफ़ी सारी जगह पर ये देखा गया है, लेकिन मिनिमम में बात करूं कि 12 सूट। चौथे साल के बाद हार्वेस्टिंग चालू, फिर अगले हर साल आप उसमें से 5 सूट निकाल सकते हो मिनिमम बॉटम। अब मैं वापस वहीं आता हूं कि 1 एकड़ में आपने 60 पौधे लगाए हैं। मोबाइल कैलकुलेटर कोई चलाएगा? कुछ आंकड़े में बतला रहा हूँ, किसके पास है मोबाइल? हाँ। चौथे साल पहली हार्वेस्टिंग आपने 60 पौधों से, एक पौधे से 5 पोल निकालने हैं मिनिमम। आपके पास पानी नहीं है, आपके पास फर्टिलाइजर नहीं है, आपने कोई दवाई स्प्रे नहीं करी है। 6 पंजा 30, एक पौधे से 5, 60 पौधे से 300। ये पोल आपको मिलेगा लगभग 50 फीट हाइट का, जिसकी ऊपर की 10 फीट कोई काम में नहीं आएगी, वो कतरण में जाएगी, छोटी ब्रांचेस। 40 फीट जो काम में आएगा, नीचे से ठोस। अगर उसको आप उसका तोल करोगे तो तोलने में लगभग वो 40 किलो का बनेगा वेट, क्योंकि नीचे से ठोस रहेगा, ऊपर ऊपर जाते जाते पतला रहेगा। आज हम जो मध्य प्रदेश में, मैं खुद बांस खरीदता हूँ, तो हम जो मध्य प्रदेश में बांस खरीद रहे हैं टेके लगाने के लिए, सब्जी की खेती करने वाले या केलों को टेके लगाने के लिए, तो 7 फीट का बांस हमें 25 रुपए में मिल रहा है। यहाँ पर भी बांस किसी में किन्नू में टेका लगाने के लिए चाहिए, लगता है कितने फीट का लग रहा है? 7 फीट का 8 फीट का कितने का आता है? 4 से लेके 12 फीट के लगते हैं जी, अलग अलग। कितने लगेंगे? 7 फीट का कितने रुपए का आ रहा है? 25 रुपए के लगभग 7 फीट का। मैं बात कर रहा हूँ आपके किसानों के खेत से वर्थ कंडीशन में 15 रुपए का जाएगा, क्योंकि जो बीच में काट कर ले जा करके बेचेगा 2 रुपए 10 पैसे 5 रुपए, उसको भी चाहिए। जो आपके यहाँ से ढोकर किसी को बेचेगा, तो किसान के खेत से जाएगा 15 रुपए का 7 फीट का पोल, राइट? ये ऑलरेडी बिक रहा है। अभी आप इनको बेचने नहीं गए दोनों को, अभी आप खुद बेच रहे हो। मैं वो बात बता रहा हूँ कि मेड़ पे आपने केवल 60 पौधे लगाए, 15 रुपए का एक 7 फीट का पोल। 7 7 दून 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 पंजा 35। एक पोल में से 5 पीस निकलेंगे 15 रुपए के, 15 5 75। समझ में आ रहा है कैलकुलेशन? 75 रुपए का एक सूट, एक पौधे में 5 सूट है, कितना बना? 75 गुणित 5, हाँ 375 हो गई। 375 एक पौधा देगा, और आपके मेड़ पर केवल 60 पौधे लगे हैं। 1 एकड़ की मेड़ पर 60 पौधे लगे हैं, कितना हुआ? लगभग 18-20 हजार, 22 हजार। अब अगर हम मेड़ पर बांस की खेती करते हैं, अभी हमने खेत को कोई डिस्टर्ब नहीं किया, तो 10 से 20 हजार, 25 हजार की 1 एकड़ की खेती आपकी नेट इनकम आती है
4 साल के बाद अगले, जब तक उस बांस की उम्र रहेगी, लगभग मिनिमम 30 साल प्लस। अभी आपने खेत में खेती नहीं करी, किसी बायर को ढूंढने नहीं गए, हमने खुद ने बल्लियां बना ली। मेरे पास कई सारे किसान संगठन हैं, जो आप छोटी मोटी थोड़ी बहुत बल्लियां बनाओगे, मेरे ग्रुप में आप अगर मैसेज करोगे कि मेरे पास 200 बल्लियां पड़ी है, मैं इस गांव में इस किसान में हूं, तो शायद आपके पास डायरेक्ट फ़ोन आ जाएगा, उठाने के लिए आ जाएंगे। पूरे भारत के लगभग 15 लाख से ज़्यादा किसान मेरे से जुड़े हुए हैं। आज से शायद आप लोग भी जुड़ जाओगे किसान पाठशाला के ग्रुप में। तो एक सिंपल सी टेक्निक है कि बांस लगा करके मेड़ पे से हम 20,000 रुपए साल के 1 एकड़ से कैसे कमाएं, जो हमारे खेती के सारे खर्चे निकालेगा। आपका लेबर खर्चा, बिजली बिल, ट्रैक्टर, आपकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल, ये मेड़ पे से निकलेगा और फसल शुद्ध आ सकती है। गवर्नमेंट ने भी यही सोच करके इसको लॉन्च किया था। तो अपने लिए भी जरूरत पड़ती है बांसों की सर। लाख रुपए के बांस तो लगाने आप खुद भी खरीद रहे हो, तो इतना तो आप मेड़ पे ही लगाकर खुद के लिए कर सकते हो जनरेट। निकल जाएगा, वो भी बहुत है। अब एक व्यवस्था है मेड़ पे लगाने की, अब इसी व्यवस्था को मैं बता रहा हूँ खेत पे लगा करके कैसे आप 2 पैसे की अर्निंग कर सकते हो। जिनको लग रहा है कि मुझे पूरे खेत में लगाना है, अब यहाँ पर बात आती है कि मेरे जमीन कैसा होना चाहिए, उसका पीएच, उसका टीडीएस, पानी कौन सा होना चाहिए, कौन सी जमीन में ये सूट होगा या नहीं होगा। तो बांस एक घास है, हर जगह चल जाएगा। जहां पर घास उगती है, जैसे यहाँ घास खड़ी है ना, नोट इंटर नोट वाला, जहां घास उगती है वहां बांस उग जाएगा। ज्यादा पीएच, ज्यादा टीडीएस, कम पीएच, कम टीडीएस। 15,000 टीडीएस वाले पानी में हम मोरबी में और द्वारिका में बांस उगा करके कर रहे हैं मैक्सिमम। 15,000 टीडीएस वाला पानी। आपके यहाँ पानी का टीडीएस क्या है, क्षेत्र का एवरेज है? 1,000, 1,500, 700, 1,000 के ऊपर नीचे। तो यहाँ पर बांस होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिट्टी में जिस प्रकार की देख रहा हूँ, तो यहाँ का पीएच मैक्सिमम 7.8 होगा, 7.5, 8 से अंदर, 7.5 के ऊपर। तो इसमें बांस को उगने में, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनकी बहुत ही खराब जमीन हो, उसमें 2 साल के बाद ये जमीन को ठीक कर देगा, क्योंकि जैसे ही बांस की हाइट हेल्थ जाती है और 2 साल के बाद इसकी पत्तियां ड्रॉप होती है, तो जहां इसकी पत्तियां गिरती है, अभी आप ये खेत में गए होंगे, यहाँ पे भी होगी पत्तियां गिरी हुई, तो एक नीचे ग्राउंड का इकोसिस्टम डेवलप होता है। फिर सामने वाले खेत में देख रहा हूँ कि अच्छा खासा कल्टीवेशन कर रखा है। किन्नू का जो पेड़ है उसके भी पास से कल्टीवेशन किया है, ताकि कोई जड़ें बचना नहीं चाहिए, मेरे पौधे ने चलना नहीं चाहिए, और वहां कोई बैक्टीरियल एक्टिविटी होना नहीं चाहिए। बस मेरे खेत में घास फूस ना आए, ताकि मैं किन्नू की फसल अच्छी ले सकूं। क्या कारण है इतना पास में कल्टीवेशन करने का? सफाई अच्छी से हो, अच्छा दिखने के लिए, मेरा खेत साफ सुथरा दिखे, ताकि पड़ोसी मेरे को होटला पार्टी में चिल्ला चोट ना करे। इसका और पर्पज है सफाई रखने का। इसमें तेला चेमा जो बीमारी पनपनाती है ना, वो मच्छर जो आप इल्ली बोलते हैं, उस चीज के रोकथाम के लिए ये जीवकास्तर को वो करना पड़ रहा है। 90% आपकी बात सही है। ये वाला घास है ना, ये पौधे को खा जाता है। हाँ। उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव है। हाँ। आप 90% तो बहुत अच्छी दे देते हैं। जब फील्ड में प्रैक्टिकल करते हैं ना, जमीन के साथ जुड़ते हैं, हाँ। तब हकीकत कुछ ये और वाला घास होती है उगा दो, और सारा बोलना बाहर मेरे को खत्म अपने हो को बहुत अच्छा आता है। वो उसमें जो मास्टर है, अपने पीएचडी की, एमबीए की है, वो मार्केटिंग अपनी अच्छी होती है। जब हकीकत आप एक गांव लो, यहाँ पे आके गोद लेके उसका ट्रायल दो हमें 5 साल, फिर हम आप पे विश्वास जिताएं। आज ही रजिस्ट्रेशन करते हैं, 50 गांव में गोद लेने को रेडी हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपने गोद लेने वाला होता है, एमपी एमएलए गोद लेते हैं, वैसे एक गांव लो आप गोद। मैं वही बोल रहा हूँ, हम 50 गाँव को एक साथ गोद ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बायर है साथ में खड़ा हुआ। नहीं बाहर मैं उदाहरण बता रहा हूँ, मैं जो चीजें बतला रहा हूँ उसको थोड़ी समझने की चेष्टा कर रहा हूँ। मान लिया आपकी हकीकत है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट तो नहीं दोगे ना आप हमें? पहले रिटर्न एग्रीमेंट करो, फिर लगाओ। कोई रजिस्टर्ड तो हो ना आपके आईएसआई मार्का, या जैसे अपने लेते हैं वस्तु, उस हिसाब किस से चीज हमारा का? ISI किस चीज जमे का? ना, जैसे ISI किस चीज? जैसे आज ये बोतल इनका कहना ISI मतलब का है कोई मार्का ये है, रिकॉग्नाइज्ड कोई संतुष्ट है कंपनी हो हाँ, जो ये एक तरह का एफिलिएशन कर सके कि हमारा जो ये ਸਰ बांस ਕੁਝ हम ਸਾਲ लगा ਪਹਿਲਾਂ रहे ਨਾ हैं, ਇੱਥੇ ਪੈਪਸੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, हम्म, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੂਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਟੌਪਿੰਗ ਹੈ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਿੰਨੂ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਏ ਹੋ। किन्नू लगाए थे, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, सारा कुछ किया। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਫਰੂਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। सही बात है। वो कंपनी Pepsi आई थी। थी,
पेप्सी नाले मैं पेप्सी वो को बता रहा हूँ, कंपनी आई थी। आई थी हाँ, एक मिनट True government आई थी। ट्रू गवर्नमेंट आई थी वो ये दोनों आपके ही गांव के हैं, मैं नहीं पकड़ के लाया हूँ इनको। वो कंपनी आई थी, एग्रीमेंट होती रह मैं उदाहरण बतला रहा हूँ। ये दोनों भाई आपके गांव के क्षेत्र के हैं, मैं कहीं से पकड़ के नहीं लाया हूँ। मेरी बात, एक थोड़ा सा ब्रदर लेट आए होंगे शायद, आप बाद में आए होंगे। मैं उस आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि बोल कौन रहा है और सुन कौन रहा है। मैं किसान पाठशाला से हूँ। ये मैं पूरा आपका जवाब दे रहे हैं, सुन रहे हैं तो मैं थोड़ा बतला तो दूं, तो आपके क्वेश्चन दूसरे तरीके के आएंगे। मैं किसान पाठशाला से हूँ, ये कोई कंपनी नहीं है, मैं कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूँ। नहीं, जैसे लॉयर होता है ना, हाँ। आपको मैंने लॉयर कर लिया, यस, मैंने अपना केस आपको दिया, बिल्कुल। इसका नेगेटिव पॉइंट बताना, तो आप कहे कि मैं नहीं, आप दूसरे लॉयर के पास जाओ। नहीं, मैं बोलूंगा ही नहीं कभी ऐसा। अगर मेरे से जुड़े हो तो मैं ही कनेक्टिंग पॉइंट हूँ। मेरे से अगर जुड़े हो तो मैं ही कनेक्टिंग पॉइंट हूँ। सो मैं इसको कंटिन्यू करूँ आगे। हाँ, मैं ये बतला रहा था कि बाम्बू की खेती किसी भी बंजर खेत को भी सुधार सकती है। मैं इस बात पे आया था कि घास फूस, हम जो ये खेती कर रहे हैं इसमें कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो कल्टीवेशन कर रहे हैं तो सिस्टम का इकोसिस्टम चेंज हो गया। जंगलों को अगर देखेंगे तो पत्ते ड्रॉप होते हैं, पत्ते ड्रॉप होते हैं तो वहाँ कीट पतंग बैक्टीरिया, पानी उन पत्तों के ऊपर गिरता है और वहां से उसको गलने के बाद लाल पानी बन के निकलता है, वो है ह्यूमस। आपके यहाँ भी गांव में या कहीं पर किसी का एक ढेर होगा कचरा इकट्ठा करने का, रुखड़ा गोबर, उसमें बारिश का पानी गिरेगा तो साइड से क्या निकलेगा, लाल पानी, बारिश जब भी होती है, वो है ह्यूमस। ये ह्यूमस वाला पानी अगर मिट्टी पे जाता है तो देसी केचवा और बैक्टीरियल कॉलोनी वहां पर लाइफ टाइम जीवंत रहती है। देसी केचवा नीचे जाएगा नहीं, तो आपकी जमीन को सुदृढ़ बनाए रखने में, वो ढीली रखने में वो मदद करेगी वो कॉलोनी। हम जैसे ही कल्टीवेशन को ज्यादा मात्रा में करते रहते हैं तो वो एक्टिविटी खत्म। अब बांस जहां लगेगा वहां पर पत्ते ड्रॉप होंगे तो आपको कल्टीवेशन करने की आवश्यकता नहीं है, नेचुरल मल्चिंग हो जाएगी ना। नेचुरल मल्चिंग हुई। वहां पर आप अगर ड्रिप से पानी दो, स्प्रिंकलर से पानी दो या फ्लड का पानी दो, तो वो कीचड़ नमी के कारण वो पत्ते सड़ेंगे, गलेंगे और वहां की जमीन फर्टाइल होना चालू होगी और दीमक भी बहुत मात्रा में उस खेत में धीरे धीरे आएगी। और दीमक जितनी खेत में आएगी उन पत्तों को खा करके मिट्टी बनाएगी। और मिट्टी बनाने का पूरे वर्ल्ड में एक ही प्राणी है, दीमक। कचरा खाना और मिट्टी बनाना, ये बंजर जमीनों को भी सुधारने के काम में आता है। ये टॉपिक इससे निकला था। तो बैम्बू हम मेड़ पर अगर लगाते हैं तो इतनी इनकम होगी, खेत पर अगर हम लगाते हैं तो 2016 से मैंने गवर्नमेंट के साथ भी रिसर्च में आगे बढ़ा हूँ। मेरे खेतों में और हमारे बड़वानी मध्य प्रदेश के कई सारे किसानों के खेत में बांस लगे हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने पहले जानकारी दी थी 15 फीट बाय 15 फीट लगाने की, 20 फीट बाय 20 फीट लगाने की, जो किसानों के लिए गड़बड़ है। हमने ये देखा अभी कि वो जो 15 बाय 15 के बांस थे 3 साल 4 साल 6 साल में, आज उनकी अवस्था क्या है। तो फिर हमने अलग अलग ग्राफ पर बांस लगाए और आज हम जो बांस लगा रहे हैं हमारे खेतों में लगा रहे हैं, कई सारी बैरन लैंड पर मैं बांस लगा रहा हूँ, तो वहाँ पर हम लाइन से लाइन 12 फीट लेते हैं, पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट लेते हैं। तो ये एक आइडियल ग्राफ हमें किसान पाठशाला ग्रुप को मिला है कि लाइन से लाइन 12 फीट, पौधे से पौधे 6-6 फीट पर अगर लगाते हैं तो 1 एकड़ में 605 पौधे आएंगे। वैरायटी कौन सी लगाएंगे इस पर अब मैं नेक्स्ट आगे आता हूँ। अब बांस की वैरायटी कौन सी लगाना चाहिए ये भी क्वेश्चंस रहेगा, क्योंकि बांस की पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो 1500 प्रजातियां हैं, जिसमें भारत में 70 से 80 प्रजातियां हैं। और भारत में जो बांस की प्रजातियां हैं उसमें से 4 से 5 प्रजाति ऐसी है जो ज़्यादा मार्केट में डिमांडेबल है, जिनकी खरीदी बिक्री ज़्यादा हो रही है। जिसमें एक वैरायटी है बालकुआ, दूसरी है कटंगा, तीसरी टुल्डा, कैथरेंसिस, पोलीमार्फा, लॉन्जिस्पेथस, ब्रांडिशाई, ग्रीन वल्गरिस, येलो वल्गरिस। ये कुछ वैरायटियां हैं जो भारत सरकार भी रेकमेंड कर रही है और मार्केट में इनकी खरीदी बिक्री हो रही है। अब इन वैरायटियों में से अगर सिलेक्शन करें कि हम किस पे जाएं, तो मुझे अगर बांस लगाना है तो मैं जहां रहता हूं वहां पर मैं उस बांस का आउटपुट का करूंगा क्या। मैं क्या उसकी बल्लियां बेचने वाला हूं, या मैं अगरबत्ती उद्योग में देने वाला हूं, या मैं बायोमास वाले को देने वाला हूं। तो मुझे तय करना पड़ेगा कि मैं बांस किसको बेचूंगा, उस हिसाब से वैरायटी मुझे लगानी है। बायोमास है हमारा, तो हम तो उसी को बेचेंगे। मेन निकल के आता है आपके क्षेत्र में बायोमास जो है हाँ, तो वो कौन सा रहेगा? तो बायोमास के लिए 2 वैरायटियां फर्स्ट है, एक है कटंगा, दूसरा है बालकुआ।
इन दोनों वेराइटियों में भी अगर हमें सिलेक्ट करना हो तो कटंगा बाम्बूसा बाम्बूस उसका नाम है, हिंदी वर्जन है कटंगा, जिसमें कांटे आते हैं, नाम ही काफ़ी, कटंगा मतलब कांटे हैं उसमें इसलिए नाम है। तो उसको कटिंग करके बाहर निकालना एक टफ कार्यक्रम है, ट्रैक्टर लगाना पड़ेगा उसको बल्ली को बाहर खींचने में। तो जितने का बांस बिकेगा लगभग उतना उसको बांस को काट कर निकालने में भी पैसा लगेगा। तो दूसरा बांस बनता है बचता है बालकुआं, और बालकुआं को सिलेक्ट किया जा सकता है। बालकुआं अर्ली वेराइटी में है कि हमने बांस आज लगाया तो सही से फर्टिगेशन एरीगेशन कर रहे हैं तो तीसरे साल भी हार्वेस्टिंग आ सकती है। अगर राइजोम वाला बड़ा पौधा लिया जो आप बतला रहे थे कि 1 साल पहले वो उसकी उम्र हो 1.5 साल की, उसके बाद खेत में ट्रांसप्लांट किया गया तो लगभग वो तीसरे साल हार्वेस्टिंग देगा। और अगर छोटा पौधा हमने लगाया या हम फर्टिगेशन कम कर रहे हैं, हमारे पास पानी कम है, इरिगेशन कम कर रहे हैं, तो चौथे साल, 5वें साल, 6ठे साल से हार्वेस्टिंग आएगी। मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 5 साल बालकुआं इसमें आ जाता है। दूसरी वेराइटियां 6 साल, 7 साल, 8 साल में आती है। बायोमास के लिए अगर हमने बैम्बू लगाया और सही से दूसरी फसलों को ध्यान दे रहे हैं, ऐसा उसको ध्यान दिया, चौथे साल लगभग 25 टन के ऊपर नीचे आउटपुट आएगा बायोमास का पहली हार्वेस्टिंग में। 1 एकड़ से 12x6 पर लगाते हैं, 605 पौधे, चौथे साल पहली हार्वेस्टिंग 25 टन। हम जो अभी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उसमें हमें ये डेटा मिले हैं। बांस की पहली हार्वेस्टिंग से लेकर 5वीं हार्वेस्टिंग तक उसका उत्पादन बढ़ता है, हाइट पर जाता है, हर साल उत्पादन बढ़ता है, क्योंकि पहले सूट से बाद वाला सूट मोटा और बड़ा आता है, तगड़ा आता है। इसलिए उसका हर पहली हार्वेस्टिंग से हर 5वें साल के बीच के हर साल की गैप में उसका आउटपुट टनेज में बढ़ता है, कैनोपी बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है। पहले हार्वेस्टिंग 25 टन 1 एकड़, अगली हार्वेस्टिंग 35 से 50 टन, डिपेंड करेगा आपका खाद पानी कैसा है। अगली हार्वेस्टिंग 50 से 60 टन। लेकिन एक एवरेजन, अगर मौसम पानी सब सपोर्टेबल है, न मैं बहुत ज़्यादा बोलूँ न कम बोलूँ, तो 50 से 60 टन 1 एकड़ में से हर साल, फिर निरंतर 50 साल तक, 30 साल तक, 30 साल प्लस आता रहेगा। हरियाली हमेशा बरकरार रहेगी, उसमें से डंडे निकल करके जो ब्रांचेस निकलेगी वो आप कटिंग करते रहोगे हर साल, तो एवरेजन 5 साल के बाद 50 टन 1 एकड़ से निकलेगा बाम्बू। अभी आपके पास जो एग्रीमेंट करने वाले हैं उनका 4 रुपए किलो के ऊपर नीचे बायबैक का वो चर्चा कर रहे हैं। पूरे भारत में कई सारी एनटीपीसीयाँ हैं जो एग्रीमेंट कर रही है, कई सारी सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं जिनको बायोमास चाहिए। आपके यहाँ पराली से जो पैलेट्स और ब्रिकेट्स बनाते हैं उनको बायोमास चाहिए, जो आपके क्षेत्र में कई सारी छोटी बड़ी यूनिट्स लगी होगी। हिसार में मेरे पार्टनर की एक यूनिट लगी हुई है जो बायोमास के लिए पराली खरीदते हैं, जिनका 150 टन पर डे का पैलेट्स का आउटपुट है, ब्रिकेट्स का आउटपुट है। अब बैम्बू गवर्नमेंट ने लगवाया क्यों, किसानों के बीच में लाए क्यों इसको, किसान की आय दोगुनी करने के लिए। दूसरा, आने वाले समय में भारत सरकार ने कुछ चीज़ों को मैंडेटरी कर दिया है कि कोयला जहाँ जहाँ उपयोग हो रहा है कोयले को कम करते जाएं और वाइट कोल को उसके रिप्लेसमेंट में जाए। वाइट कोल मतलब हमारे एग्रीकल्चर से जितना वेस्टेज निकलता है उसके ब्रिकेट्स बनाएं, ईंटें बनाएं, कचुम्बर करके उसको प्रेस करके ईंट बनाएं और उसको जलाने के काम में ले। ये वाइट कोल हो गया। अभी एनटीपीसी को या जितने भी कोयले खनन खपत करने वाले हैं उनको 5% मैंडेटरी कर दिया है कि 5% वाइट कोल मिलाना है। 2030 तक 25% का प्रावधान है। आज की तारीख में जो 5% मैंडेटरी किया है उसमें ही पंजाब में 20% कर दिया। ये जानकारी आपके पास है। अब वो 20% कितनी पराली इकट्ठी करने से कर लोगे। आने वाला समय है बायोमास ज्यादा से ज्यादा इस सदी का हो जिससे हम एनर्जी बना सकें। फ्यूचर ही उसी का है। कोयला काफी पुराना निकाल करके खनन करके लिया जा रहा है तो वो वायुमंडल को, प्रकृति को ज्यादा पॉल्यूटेट कर रहा है। इसी सदी का जो बायोमास है वो जलेगा तो ये पेड़ पौधे उसके कार्बन डाइऑक्साइड को सक कर लेंगे, रिसाइकल हो जाएगा। तो ये भारत सरकार के ऊपर यूएन का प्रेशर है, वर्ल्ड का प्रेशर है, जो देश इकट्ठे होकर के चल रहे हैं। इन सबके पास ग्लोबल वार्मिंग का प्रेशर है कि अब अपने देशों को इस दिशा में ढालो कि प्रकृति डिस्टर्ब ना हो, हम खेती करें और हमारे
ग्रीन फ्यूल की तरफ जाएं। तो एक पैलेट्स और ब्रिकेट्स सैंड ड्यून में लग जाएंगे। हाँ हाँ या पानी बस होना चाहिए। वो तो हो ही जाएगा। रेत में जैसलमेर में मैंने ड्रिप इरिगेशन से बैम्बू लगाया है। दुबई में भी रेत के टीलों में बैम्बू लग चुका है। ऐसी वेस्ट पड़ी है। तो आगे आने वाले समय में बैम्बू का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी नजरों से। छोटी नजरें तो यहाँ आपके पास है कि बायोमास दे दो, ब्रिकेट्स, पैलेट्स, टिश्यू पेपर, कपड़े बनाने में, धागे की कई सारी फैक्ट्री आ रही है जिनको बायोमास चाहिए प्रतिदिन का। अगर आपका गांव यहाँ पर, जैसे गोद लेने वाली बात करी ना, उसको मैं रिलेट कर रहा हूँ। मेरे पास एक कंपनी है जिनको वो धागे यान की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। उनको 450 टन प्रतिदिन का बायोमास चाहिए। ब्रदर जो बैठे हैं इनको 300 टन प्रतिदिन का बायोमास चाहिए, एक दिन का 300 टन। ऐसे मेरे पास 400 टन, 500 टन, 1000 टन पर डे का बायोमास चाहिए। ऐसी इंडस्ट्रियां हैं जिनके एमओयू साइन है। जेएमजी कारपोरेशन है जिन्होंने बी किसान ग्रुप के साथ साइन अप किए 1000 सीएनजी यूनिट लगाना बायोमास से। बायोमास है कहाँ? वही बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ, गोद लेने वाली बात। अगर आप मित्र यूनिटी में मेड़ों पर ही बैम्बू लगा लो, खेत में मत लगाओ, तो एक गांव में लगभग 2 से 3 हजार एकड़ जमीन होती है। मेड़ पर 50-50 पौधे लगेंगे, तो एक गांव में 1 लाख पौधे लगते हैं। तो भाई को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कई सारी इंडस्ट्री आपके पास आकर के एमओयू साइन करके बोलेगी कि हमें 1-2 एकड़ 3 एकड़ की जगह दो जहां हम धागे की फैक्ट्री डाल लें, बायो फर्टिलाइजर की फैक्ट्री डाल लें, बांस से बायो फर्टिलाइजर भी बनता है, सीएनजी की फैक्ट्री डाल लें। यूपी के अंदर गन्ने की पराली है जो समस्या का कारण बना है जमींदारों को। तो गन्ना उखड़ जाता है तो पराली का क्या करें? नहीं, पराली गन्ने लेटेस्ट है की ना, पत्ती उसमें ये समस्या आई है सामने कि किसान ये करे पराली का क्या करे। समस्या हमारी ये सबसे बड़ी है। इकट्ठा करके बेचो, कई सारे लेवल है। किसान के पास गड़बड़ी कहाँ पर है, हमारे पास गड़बड़ी कहाँ पर है? अब वो गन्ना काट लिया, उसकी पत्ती बिखरी पड़ी है, उसको इकट्ठा करके बंडल बना करके बायोमास जिसको चाहिए वहां तक पहुंचने में इतना खर्चा होता है जितना वो खरीदने वाला उसको पेड नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको जलाना पड़ रहा है। यूपी में तो इतना गन्ना हो रहा है, इतनी पराली हो रही है, उसको क्यों नहीं उसको कलेक्ट करती है? वहाँ पे एजेंसियां होनी चाहिए ना, ये मशीनें लगी गन्ने को तो फैक्ट्रियों ने बोल दिया कि आग लगा करके लाओ ताकि पत्ती नहीं आएगी और हमें सूखा केवल गन्ना मिलेगा। ये तो उन्होंने नियम चालू कर दिया, हम दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है। पराली इतनी पराली है हाँ, एक मिनट जो खरीदार है वो बात कर रहे हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि किसानों के पास 1 महीना ही है, क्योंकि वो कहते हैं कि नेक्स्ट हार्वेस्टिंग मतलब गेहूं लगानी है, सोइंग करनी है, वो कहते हैं हमारे पास 1 महीना है। और इस फटाफट जिनके पीआर जो चावल है वो तो कहते हैं हमारे पास फिर भी 1.5-2 महीने है, क्योंकि सारों की एक दिन तो पानी की बारी आती नहीं, किसी की हफ्ते बाद आती है, किसी की 10 दिन बाद आती है। तो इसलिए फटाफट सबके लगन रहती है कि फटाफट मेरा खेत खाली और मैं पड़ोस की देखा देख या कोई भी और फटाफट जमीन की तैयारी करूँ, जमीन की तैयारी करूँ, बीज की सोइंग करूँ। जैसी मेरे पास मशीन थी पराली के गट्टे बनाने की, इन्होंने काम चालू किया था। जब मेरा पुराना काम बेगामाड़ी है, नहीं आप बोलेगी ना मशीनें चल रही है। मैं आज रोड पे आया हूँ, आपने देखा होगा कितने सारे वहाँ ट्रैक्टर से हॉलैंड के, जो वो जो बड़े बड़े ट्रॉले लेके अब बन रहे हैं। कितने एकड़ में पराली पड़ी है, बिकॉज वो सेलिंग है। अब वो इसलिए रखा है, इतनी कितने एकड़ों में पड़ी हुई है पराली, देखो जाके, बिकॉज बिक रही है। अब पराली के बंडल बन सकते हैं, गट्टे नहीं बना सर डे टू डे उसकी किसान नहीं बनाएगा। अरे किसान थोड़ी बनाएगा, तो कंपनी वाला बनाएगा। पैलेट भी बन रहे हैं, उसके ब्रिकेट भी बन रहे हैं। सकते। ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹਦਾ ਚੱਕਰ ਪਤਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਲਰ ਚਲਾਏ। ਜੇ ਖੁੱਲੀ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਜਾਈਏ ਤੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ 400 ਦੇ ਸਾਵੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ 2000 ਦੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਈਏ 150 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 70000 ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਚੱਕਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਲ ਹੀ नहीं समझा। भाई साहब ये साथ में क्या ले रहे हैं, ये साथ में ले रहे हैं एटमॉस्फेयर को भी पर्यावरण भी सही होना चाहिए। पराली जलेगी पर्यावरण खराब होगा, नहीं जलेगी तो उसका निस्तारण कैसे होगा? और जो छोटी मर्जी है दक्षण आए हैं
कोई कंपनी का कौन है कंपनी का कौन कोई लगाओ ना लगाओ मैं बता रहा हूँ थारी मर्जी है भाई साहब मैं लगाओ ना भाई साहब जबकि थारी बात नहीं पुरानी आई मैं जवाब 1 मिनट भाई साहब 1 मिनट मेरे गाँव में बेगड़ी ठीक है जी एक मिनट भाई साहब 1 मिनट थारी पुरानी वाली बात को जवाब दूं मैं एक बात को मेरे गाँव में बेगड़ी पराली की है जगह प्लांट वाले नहीं और बिया तो लाके मेरा भतीजो पर रविंद्र आमला के प्लांट है 3 ठीक है जी गद्दा डो प्लांट है बाणिया को सेठा को बांगा दुबई तक प्लांट है मेरा गाँव में मेरी खुद की भी जमीन है 4 महीना भी मैं 45,000 रुपया ठेका दी है आप ही आगे बैठी मैं कौन लेगा पराली संगरी है हमारी जमीन दी है ठेका आ गंठा मोल दी है बैठी स्टोर करी आप ही लेके जाओ तो बात करना है हां तो सारा ही होगा मैं बाहर है ना खरीदार है ऐसा खरीदार है बिंगी बात बाहर आपने करना है देन वाला बड़ी सारा लेस के और नहीं कोनी संगरी है सारा बात होसी ए थारी जमीन ही 10 किला भी इकट्ठो करना स्टोर 10 किला ले आप 70,000 रुपया किलो ठेको देगा इकट्ठी करके आप ही ले जाएगा ते तो थारी है जिकी 5 काटो और किन्नू वाला हां जी सुनो थे तन की रुपया को बता रहे कोई कंपनी को नहीं भी यहां पास लगवाना है कोई बीज की कंपनी को नहीं पास मोल लेके आवा 2.5 लाख एक डिबेट कर रहे हैं हम टॉपिक से डिबेट हो रही है कोई लोन नहीं ना कोई कंपनी है कंपनी हेलो कमल जी सुनो तो बात कमल भाई साहब वो जरूरी था उनको भी बताना जरूरी था ऑलरेडी वो जो फार्मिंग कर रहे हैं ना उससे वो संतुष्ट है तो आप डिस्टर्ब मत हो और जो अगर इस तरीके को एडॉप्ट कर सके तो एडॉप्ट कीजिएगा जो नहीं कर सके वो समझते हैं मेरा सवाल ये है कि जो खेत से लेके जाएंगे वो हमें ब्रिकेट बना के देनी पड़ेगी या अरे पराली थे ब्रिकेट्स कौन बनाए कौन फार्मर इतनी यूनिट लगाएगा बांस के लिए नहीं बांस का डंडा बेच दो कचुम्बर करके बेच दो मैं उस पर कंटिन्यू आने वाला था आपके क्वेश्चन ना पहले फायरिंग होते हैं मेरी बात खत्म होगी तो क्वेश्चन ही नहीं बचेंगे मैं कंटिन्यू करता हूँ काक साहब आपका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचने दूंगा जिसका जवाब मैंने नहीं दिया वरना जाऊंगा नहीं यहाँ से आप प्रश्नों को इकट्ठा करके रखो मेरी शायद बातें कंप्लीट होगी ना जब तक मैं 2006 से बस ऐसे ही प्रवचन ही दे रहा हूँ 15 लाख किसानों से ज्यादा मैं चर्चा कर चुका हूँ मीटिंग सेमिनार लेता हूँ मेरा ये काम है मेरा कोई दूसरा काम नहीं किसानों से चर्चा ही करता हूँ तो शायद आपके प्रश्नों के जवाब मैं सारे दे दूंगा अगर कोई बचेंगे तो लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे एक भी प्रश्न बचने नहीं दूंगा जाने से पहले ठीक है चलो आगे बढ़े इसके आगे बढ़े बायोमास की डिमांड है आप किसी भी किसान से ब्रिकेट्स या पैलेट्स कोई लेगा नहीं आपके पास जो बायोमास है वैसे ही देना है गन्ने की पत्ती बाम्बू पराली जो भी निकलता हो बायोमास की इंडस्ट्रियां बहुत सारी लग गई है मेरे मित्र की इंडस्ट्री उसका भी एड्रेस दे दूंगा यहाँ इनको भी बायोमास जैसे निकलता हो खेत का वो चाहिए पैलेट्स ब्रिकेट की आवश्यकता नहीं है अब हम खेत से बांस कैसा देंगे और ये लेंगे कैसे जो बांस खरीदार है उनको चाहिए क्या एक तो मैंने आपको बताया कि 7-7 फीट के पोल बेच दो एक ऑप्शन है आप खुद ही व्यापार कर लो उसका दूसरा ऑप्शन है आप नहीं कर सकते आपके पास बांस खड़ा है किसान पाठशाला से 15 लाख फार्मर जुड़े हैं आप एक वीडियो बनाकर ग्रुप में डालो आपका मोबाइल नंबर डालो आपके पास इतना बांस है आप यहाँ रहते हो ये जियो लोकेशन है कोई खरीदार है इस नंबर पे फोन करे वो हम ग्रुप में डालेंगे जो भी जहां से खरीदार होगा डायरेक्ट आएगा आपकी मर्जी वैसा बेच लो तीसरा विकल्प है कि हमें किसी इंडस्ट्री को देना है और हमारे खेतों से साइकिल चलाना है जो साइजेबल होगा वो 1-2 पोल या इसका नहीं होगा मतलब एकड़ में 50 टन भी निकला तो एक साइज बन गया ना उसको कैसे निकालें क्या करें तो उसके लिए थैंक यू उसके लिए आज हमने जो पौधा लगाया 1 साल में कम से कम 5 शूट देता है अगले साल 5 शूट देगा तीसरे साल 5 शूट देगा बांस को काटने का तरीका और जो बांस खरीदार है उसको चाहिए क्या दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है अगर इस चीज को नहीं हमने समझा तो बांस खरीदार बोलेगा कि इसके यहाँ से जो बांस आया उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है सीवी कम है तो उसका पैसा कम देगा अब मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं कि जिसके यहाँ बांस हो उसने बेचना कौन सा चाहिए और हमारे खेत में उत्पादन ज्यादा आता रहे
ये काटने के तरीके पर डिपेंड करता है। आज मैंने बांस लगाया 2023 में, तो 24 में उसके 5 पोल आ गए, छोटे रहेंगे, 10 फीट 8 फीट 5 फीट का हाइट रहेगा। अगले 24 में उसके 5 पोल आ गए, तो 5 पिछली बार के 5 इस बार के 10 पोल हो गए अब उस बिर्रे में। 2025 में फिर 5 पोल आ गए, ये 3 साल हो गए, 5 5 5 15 पोल हो गए हमारे पौधे में। अब हम चौथे साल उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, तो कौन सा काटेंगे? जो सबसे पहले साल आया था जो छोटा है। 5वें साल का पोल बहुत बड़ा होगा, वो दिखेगा ऐसा कि ये उत्पादन ज्यादा देगा, मोटा रहेगा, तगड़ा रहेगा, लेकिन वो इस साल का है। जो इस साल पोल निकल के आया, क्या बोलते हैं आप उसको? पोल ही बोलते हो ना? पोल जो निकल के आया वो कभी भी काटना नहीं, देने के लिए। मोटे वाला जो इस साल का ताजा तरोताजा है, कवच लगा वो कवच कवर लगा होगा जिसके ऊपर उसका छिलका लगा है, पहले साल जो निकला था वो कटेगा, दूसरे साल जो निकला था वो कटेगा, तीसरे साल और चौथे साल के बचेंगे। बांस काटने का ये तरीका है। हम बांस काट के दो कौन सा, उसी से जो खरीदार है जिसको कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा चाहिए, जो हार्ड हो गया, जो एजेड हो गया, जिसकी डेंसिटी बढ़ गई, जैसे बालकुआ में अगर जाएंगे तो 1.1 की डेंसिटी उसके अंदर कम्पैक्ट है वो, और जैसे ही वो 2 साल क्रॉस करता है, बांस की एक खूबसूरती है कि जो पोल निकल के आया वो 1.5 साल से 2 साल तक नीचे से पानी पीता है। 1.5 से 2 साल के बाद उसका सारा पानी नीचे आना वापस चालू होता है, रिवर्स होता है। तो पहले वो एकदम लाइट ग्रीन दिखेगा, हरा ग्रीन दिखेगा, डार्क ग्रीन दिखेगा, और जब 2 साल के बाद उसका पानी वापस होगा तो येलो ग्रीन होना चालू होगा, फिर येलो ग्रीन, फिर येलो ग्रीन और लास्ट में येलो हो जाएगा, पूरा पीला हो जाएगा। अब बांस की खूबसूरती ये है, ध्यान से देखना काटने वाली। पौधा लगाया, 5 पोल आए इस साल, अगले साल 5, अगले साल 5, अगले साल 5। तो ये जो इस साल वाला है बहुत अच्छा दिखेगा, पिछले साल वाला थोड़ा पतला दिखेगा, लेकिन पहली बार हार्वेस्टिंग होगी तो इनकी होगी। समझ में आ रहा है? अब अगले साल फिर 5 आ गए, अब इसकी हार्वेस्टिंग होगी। अगले साल फिर 5 आ गए, अब इसकी हार्वेस्टिंग होगी। अगले साल फिर 5 आ गए तो इसकी हार्वेस्टिंग होगी। मतलब बेटा और बाप हमेशा रहेंगे खेत में, दादाजी का 1-2 पोल छोड़ना पड़ेगा, पुरानी जनरेशन कम होगी। बांस की खेती करने का ये तरीका है, हमारी प्रकृति में भी ऐसा ही है। दादाजी के दादाजी फिर चले जाते हैं, आराम करते हैं। बांस की खेती में भी उनको हमें निकालना है, अगर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? कहीं पर आपने देखा होगा कि बांस का पौधा लगा है, कटिंग नहीं होती, तो वो बहुत बड़ा भिर्रा बन गया। तो अंदर जिसको हम काटेंगे नहीं 4 साल के बाद, वो खुद रिवर्स होना चालू होगा, पीला पड़ जाएगा, उसमें दीमक लगेगी, उसको दीमक खा लेगी, और वो डंडा ऊपर हिलता रहेगा, नीचे जड़ उसकी खत्म हो जाएगी। तो बांस अगर हमने लगाया तो उसको चौथे साल से कटिंग करना है, नहीं कटिंग करोगे तो प्रकृति कटिंग करना चालू होगी, और वो भिर्रा बढ़ते जाएगा, और वहाँ दीमक आपके खेतों में रहेगी। वो नुकसान कुछ नहीं करेगी। दीमक हमेशा मृत शरीर को खाती है, जीवंत को खाती नहीं। जो हरा है, जिसकी जड़ें डेवलप्ड है, जो सेलुलोज और फ्रुक्टोज सुक्रोज से भरा पड़ा है, उसको दीमक खाएगी नहीं। तो ये बांस काटने का तरीका, अगर आपने उम्रशुदा बांस काट के दिया तो कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा आएगी और वो आपको पैसा ज़्यादा देगी। यहाँ तक समझ में आया बांस कौन सा कटेगा? गैपिंग जो होती है बांस में, कम गैपिंग वाला अच्छा है, गैपिंग ज्यादा वाला, ये भी है क्या इसमें डिफरेंस कुछ? तो वैरायटी के ऊपर है। वो कौन सा कम वाला ठीक रहता है, बड़े वाला? हमने बायोमास के लिए अगर लिया तो बायोमास के लिए हमें डेंस बांस चाहिए, जो कम गैपिंग वाला, कम गैपिंग वाला हो, जिसके अंदर होलो ना हो, खाली जगह ना हो, वो चाहिए। जो ठोस हो, वजन में ज्यादा हो, जिसमें शुगर कंटेंट हो। वो वैरायटी अलग है। बल्कुआ में ये सारे गुण हैं, ठोस है, डेंस है, गैप कम है। अगर आपके पास आसपास अगरबत्ती उद्योग कोई हो और उनको अगरबत्ती की कांडी बनाने के लिए बांस चाहिए, तो फिर आपको टुल्डा वैरायटी लगाना पड़ेगी, जिसकी नोट इंटरनोट दूर है। अपने बायोमास तो दूर है भाई साहब, इसकी तो बड़ी है बल्ली। किसकी? जी ने लगा रखा है सॉरी, भाई साहब। बालकुआ। गैपिंग ज्यादा, गैपिंग ज्यादा मतलब 1 से 1.5 फीट तो आएगी, ज्यादा मतलब कि बहुत गैपिंग नहीं, 1 से 1.5 फीट तक बालकुआ है। चलो ये तो सारा हो गया। हमें अब जैसे पौधे चाहिए,
कोई 8-10 किसान इकट्ठे हो जाएं, किसी तो को ये एक ब्रदर एक जहाँ से करना पौधे लाए होंगे आपको संपर्क वहीं करा से मंगवा देंगे। ले। मध्य प्रदेश में हमारे साथियों की कंपनियां हैं, महाराष्ट्र में कंपनियां हैं, मेरे मित्र की टिश्यू कल्चर लैब है, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ, वहाँ से भी आप मंगवा सकते हो। तो आप नज़दीकी कोऑर्डिनेट क्या करो, पौधे आपको चाहिए तो इन्हीं से संपर्क करो, क्योंकि आपको यहाँ इजी होगा। इन्होंने ऑलरेडी बांस लाकर लगा चुके हैं, कहाँ से लेना, कितने में लेना, यहाँ तक आया कैसे, सब यही बतला देंगे आपको। सही कह रहा हूँ? परेशानी होगी सीड वैरायटी कोई दिक्कत नहीं है, भाइयों के लिए क्या परेशानी है? जी। इसको मेड़ पर लगाएं तो दूसरी फसल को सीड वेराइटी बढ़िया। हाँ, ये प्रश्न अच्छा आया है। एक मिनट में ये क्वेश्चन जो आपका है एकदम सही आया है। अब थोड़ा मैं चर्चा करूं, जब तक मुझे ही बोलने दो। सीड वेराइटी सबसे अच्छी रहेगी, उसकी उम्र सबसे ज्यादा रहेगी, ये अटल सत्य है। लेकिन जो सीड वाले पौधे हैं अभी वो 7 से 8 साल में पहली हार्वेस्टिंग देना चालू हो रहे हैं, जैसे टुल्डा, कटंगा, कैथरेंसिस, पॉलीमार्फा, ये सीड वाले पौधे हैं। इनमें वेटेज कम है, अंदर से होलो ज़्यादा है, उत्पादन में कम है और लेट आएंगे। और जो बालकुआ मैंने बताया है, यस मैं उस पर आ रहा हूँ, बालकुआ जो मैंने बताया है अभी तक इसका गवर्नमेंट अनुसंधान में भी सीड देखा नहीं गया है, बीज आया नहीं है। नहीं आ गया बीज, यहाँ पे आया हुआ है, केवीके में कई जगह पे आ गया है। तो मुझे चाहिएगा बालकुआ का सीड, आप संग्रिया जाओगे तो केवीके में यहाँ पे संपर्क करना। वो बालकुआ वेराइटी का। पता नहीं कौन सी वैरायटी का, मेरे को ध्यान मैं बालकुआ बोल रहा हूँ ना, बालकुआ का नहीं है ना। के पास बालकुआ का वर्ल्ड वाइड नहीं है। मैं खुद ही बोल रहा हूँ, टुल्डा का बीज है, कटंगा का बीज है, पोलीमार्फा का बीज है, स्टिक्टस का बीज है। ये वैरायटी के नाम मैं बतला रहा हूँ, ये वैरायटियाँ अलग अलग है। जैसे स्टिक्टस लाठी बांस, पुलिस वालों के पास डंडे रहते थे ना, वो स्टिक्टस वैरायटी के थे। उसकी हाइट कम रहेगी, 10 से 15 फीट, 20 फीट, ठोस रहेगा, लेकिन बिर्रा नहीं बनेगा, उत्पादन कम आएगा। मैं बात कर रहा हूँ बालकुआ, जो जल्दी हार्वेस्टिंग आए। हमें किसानों को क्या चाहिए, अगर हम खेती करें तो जल्दी कटिंग पे कौन सा आएगा, ज्यादा उत्पादन कौन सा देगा, तो उसमें निकल के आता है बालकुआ। और भारत सरकार ने जब बैम्बू मिशन लॉन्च किया तो कई सारे एग्रोनॉमिस्टों से उन्होंने इस पर रिसर्च किया कि भारत के किसानों को कौन सा बांस बताया जाए। उन्होंने खुद ने ही बालकुआ प्रमोट किया। 2 वैरायटी सबसे पहले चर्चा करी भारत सरकार ने कि किसान बालकुआ लगाए, दूसरा बाद में चर्चा करी टुल्डा लगाए। टुल्डा अगरबत्ती में काम में आता है, और भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म हो, घर में अगरबत्ती लगती है। और भारत में अगरबत्ती की काड़ी बनाने के लिए जो कांडी आती है वो चाइना और वियतनाम से आती है। मेरी खुद की एक फैक्ट्री है, O2 के नाम से हम अगरबत्ती बनाते हैं, उसमें हम अभी वियतनाम से कांडी ला रहे हैं। और मेरे घर के खेत में 12 एकड़ का मैंने टुल्डा वैरायटी लगाया है, ताकि जब मैं वो हाइट हेल्थ पे आ जाए तो खुद ही उसकी कांडी प्रोसेस करूं। अभी मैं वियतनाम से ला रहा हूं। तो ज़्यादा आसान है बालकुआ। बालकुआ आसान है, जल्दी है, बायोमास ज़्यादा है, लेकिन उसका सीड नहीं है। तो आपको 2 तरह का मिलेगा, या तो टिश्यू कल्चर से मिलेगा, या जो उसकी गठान से पौधा बना करके दे रहा है वो उनसे मिलेगा। वो तो उम्र ही कम होगी उसकी तो इसमें से उम्र अभी बालकुआ की कोई डिफाइन नहीं कर सकता, वो हमारे लिए अच्छा है। हमारे लिए इसलिए अच्छा है कि आज तक बालकुआ का सीड देखा नहीं गया, तो अभी तो उसकी उम्र डिफाइंड ही नहीं है, एक चीज। दूसरा, मैं खुद ही बतला रहा हूँ आपको, जैसे भैया ने बताया ना, वहाँ आ गया तो मेरी लार आ गई थी कि कहीं बीज हो तो मैं ले लूँ, ताकि मैं बोल पाऊँ कि अब इसकी उम्र इतनी है। तो अगर किसी के खेत में बालकुआ का सीड आ जाए, सवाल पूछा बीज आया, नहीं, तो कहा राइट, बीज राइट, आया, राइट, बालकुआ भी बोला मैंने। पुट अप कर दिया, कौन सा बीज आया, वो तो फिर फर्क हो गया ना। हाँ, वो एक्चुअली इसका बीज मतलब ही नहीं है। भाषा में फर्क हो गया। मैं बोलते ही जा रहा था कि टुल्डा का बीज है, कैथरेंसिस का बीज है, कटंगा का बीज है, बालकुआ का बीज नहीं है। अगर बालकुआ का बीज किसी के पास हो तो मैं लाख रुपए किलो में लेने के लिए मैं खुद ही तैयार हूँ। उसका प्रेजेंटेशन, उसके सीड सब रेडी होंगे। वो है नहीं ना अभी, है तो मैं लेने को तैयार हूँ। अगर अपने खेत में भी आता है तो मैं उसके सीड खरीदने के लिए, खरीदार आपके पास रेडी है। तो बीज वाला पौधा लेना अच्छा है, लेकिन बालकुआ लगाओगे तो वो बीज का मिलेगा नहीं। मेरा ये आशय ये था कहने का, या तो टिश्यू कल्चर मिलेगा या गठान कंद वाला मिलेगा। इन दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा? टिश्यू कल्चर बेस्ट है, टिश्यू कल्चर बेस्ट है। टिश्यू कल्चर से यूनिफॉर्मिलिटी होगी, एक जैसा चलेगा। यहाँ के एटमॉस्फेयर को शूट करें। महाराष्ट्र का एटमॉस्फेयर अलग है, नहीं ज्यादा महाराष्ट्र का अलग है, केरला का अलग है।
यहाँ का एटमॉस्फेयर 50 डिग्री बीजू से? टेम्परेचर भी चला जाता है यार। बीच वाला उतना टाइम भी अपने यहाँ जो अभी आप लोगों के बांस के संबंधित कोई प्रश्न बचे हैं क्या? जो इसको मेड़ पर लगाएंगे दूसरी फसल को नुकसान करेगा। हाँ, इसकी हाइट जाएगी 40 से 50 फीट। जैसे अभी यहाँ बांस नहीं है, दूसरे पौधे लगे हैं। इधर देखो, इसकी छांव जहां तक जाएगी वहां कोई पौधा नहीं आएगा। ऐसे ही बांस की भी 40 से 50 फीट हाइट जाएगी, जहां तक उसकी छांव आएगी 10-12 फीट, वहां कोई फसल आएगी नहीं। पूरे उसे बस रास्ता समझना है हमको। ज़्यादा बढ़िया रहोगे। रास्ते वाली जगह पर आप लगा लो। यो लगाने के बजाय यो लगाओ, तो छाया यो और यो डलेगी, पौधों पे डलेगी, साइडों में नहीं जाएगी। और किसी का कोई प्रश्न है? पूर्व और पश्चिम जय मास्टर पूर्व कई प्रश्न है तो नंबर लिखिए। ये लगाओ तो मैं लास्ट में कुछ नंबर बतला रहा हूँ, आप नंबर लिख लीजिए। आपके प्रश्नों के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। एक तो आप सभी को अगर किसान पाठशाला से जुड़ना है तो गूगल पे या यूट्यूब पे लिखना है किसान पाठशाला। मेरे 2 पोर्टल है, एक किसान पाठशाला जिसमें सीखना सिखाना चल रहा है, दूसरा हम पूरे भारत में ऑक्सीजन पार्क बना रहे हैं। तो दूसरा पोर्टल है O2 पार्क। अगर ये लिखेंगे तो भी मेरे वीडियोस और मेरी डिटेल्स आएगी। O2 पार्क में बैम्बू की सारी जानकारी है, किसान पाठशाला में दूसरी अन्य फसलों की सारी जानकारी है। ठीक है, 70-30 फार्मिंग किन्नू में काम में आएगा। अब मैं कुछ नंबर बतला रहा हूँ। आप ज्ञान सिंह जी हैं, ये राजस्थान से हैं। हाँ, 8989238222 ये नंबर है। अगर आपको बैम्बू संबंधित कुछ चर्चा करनी हो, कुछ फील्ड देखनी हो, कुछ बायोमास इकट्ठा हो गया हो, क्योंकि आपका बहुत सारा बिजनेस ऑलरेडी है। ज्ञान सिंह जी फार्मिंग को लेकर के हमारे ग्रुप में नीचे रन हो रहे हैं। 8989238222 ये ज्ञान सिंह जी का नंबर है। वो ग्रुप पे भी व्हाट्सएप पे भी नंबर है ना, ज्ञान सिंह का नंबर। बाकी AK सिंह जी है, ये इनका नंबर तो आपके पास होगा ही, आप यहीं के हैं। आपको बाद में भी कुछ मुझसे क्वेश्चन आंसर करना हो तो आप ज्ञान सिंह जी को भेजेंगे तो मेरे तक पहुंच जाएंगे। जो भी क्यूरी हो, ऑक्सीजन पार्क हम पूरे भारत में बना रहे हैं और उसमें एक वर्टिकल है सेल्फ और हेल्प का। अब मैं आता हूं आपकी बात गोद लेने की, इसलिए मैंने बोल दिया 50 गांव में ले लूंगा, उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है। एक 10 मिनट की बात मेरी बची है, उसको मैं क्लोजिंग करता हूं, फिर आप चर्चा करते रहेंगे। ऑक्सीजन पार्क में एक वर्टिकल है सेल्फ और हेल्प का, जिसमें कोई सा भी गांव हमारे साथ आकर आगे बढ़ सकता है, जिसमें हम गांव को ही गोद ले रहे हैं, ग्राम पंचायत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उस गांव में जितनी भी बेरन लैंड हो जो उस गांव वालों के काम में नहीं आ रही हो, वहां पर हरियाली करना हो, वहां ऑक्सीजन पार्क लगाना हो, तो हमारी टीम आती है, वहां पर बैम्बू लगाती है, उसका पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं और सारा बांस हम ही बायबैक करते हैं। ऐसे पूरे भारत के कई सारे गाँवों में मैंने काम करना चालू कर दिया है। यहाँ पर अगर आप किसान इस गाँव के चाहते हैं कि बलराम इस गांव में आकर के अपनी कार्यवाही करे, गांव को गोद ले, तो आप सब इकट्ठे हो, एक पेपर पे आओ, कितने किसान मेड़ पे लगा रहे हैं, कितने किसान खेत पे लगा रहे हैं, ऐसा एक कुछ डाटा आएगा। और पंचायत की अगर आप अपने खेतों में या मेड़ों पर नहीं लगाओ तो पंचायत की अगर कोई सी बैरन लैंड हो जो बंजर पड़ी हो, जिसपे कोई हलचल नहीं हो रही हो, जो किसी के काम की नहीं हो, तो O2 पार्क एक प्रपोजल बनाएगा कि ये जमीन 50 एकड़ है, इस जमीन में कितना पौधा लगेगा, कितना खाद लगेगा, कैसे लगेगा, कितने साल में आउटपुट आएगा, ये प्रपोजल पूरा आपको देंगे। आप चाहो तो केवल हमसे गाइडलाइन लो, उसके लिए आप खुद करो, हम मदद करेंगे। आप चाहो कि O2 और आपका गांव जॉइंट वेंचर में चले तो ज़मीन आपके गांव की, बाकी सब हम खर्चा कर देंगे, हम ही लगा देंगे ना, हम उसको काट करके आपको नेट प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर लेंगे। आप खुद कर रहे हो, उसमें बायोमास की यूनिट आप लगाना चाहो तो कई सारे पार्टनर्स हमारे साथ में जिनकी इंडस्ट्रियां हैं। आपका कितना एकड़ का बायोमास लग रहा है, जहां बैम्बू लगता है वहां 35% ज़्यादा ऑक्सीजन आती है, वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सक करता है। तो आपके गांव का भी वो पार्ट UN में रजिस्टर्ड होगा कार्बन क्रेडिट के लिए कि यहाँ से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, उसका भी कुछ बेनिफिट उस गांव में अलग से आएगा। साथ में वहां पर कच्चा माल कितना निकल रहा है, अगर आप पंचायत वाले या आप खुद ही साथी समिति बना करके कोई यूनिट लगाना चाहो तो बैम्बू मिशन 2 करोड़ की कंपनी कोई सी डलती है, उसमें 50% का आज सब्सिडी दे रहा है। बैम्बू मिशन जो गवर्नमेंट का है, अगर आप बांस से संबंधित कोई इंडस्ट्री लगाते हो,
उसके पैलेट्स की, ब्रिकेट्स की, टिश्यू पेपर की, तो 2 करोड़ तक की जो इंडस्ट्री लगेगी उसमें 50% की सब्सिडी है। ये सब कराने में हमारी टीम आपकी मदद करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्जेस नहीं। इस प्रोग्राम को हम नाम देते हैं सेल्फ और हेल्प का। आप किसान अगर एक गांव में 2000 एकड़ है और आपने अपने गांव को इकट्ठा करके ये चर्चा करी कि हम केवल मेड़ों पर लगाएंगे, तो ये गांव हम O2 पार्क के पोर्टल पर रजिस्टर्ड करेंगे एज ए ऑक्सीजन पार्क। अब मैं बात दूसरी कर रहा हूं, ये इंडस्ट्री और कच्चा माल निकला हुआ अलग। यहां पर आपका एग्रो टूरिज्म और इको टूरिज्म हमारा ऑक्सीजन पार्क लेके आएगा, क्योंकि कहीं पर भी पब्लिक के बीच में 2-2 हजार एकड़ के बांस नहीं है। सामने कोरोना की चौथी वेव आ रही है और सबको ऑक्सीजन चाहिए, और कोरोना की पहली और दूसरी वेव आने के बाद में ऑक्सीजन पार्क वर्ल्ड में केवल हमारे पास ही रजिस्टर्ड है, किसान पाठशाला ग्रुप के पास। अब कई सारे इनोवेशन हो रहे हैं कि होटल में जाकर रहने की बजाय जंगल जैसा जो बना हो रिसोर्ट, वहां जाकर हम समय बिताएं, हिल स्टेशन पर समय बिताएं। तो अगर आपका गांव 2000 एकड़ में एक एक किसान 20-20, 50-50 पौधे लगाता है, तो 2000 गुणित 50 करोगे तो लगभग 1 लाख पौधे लगेंगे। और 1 लाख पौधे का जो ऑडिट होगा कि यहाँ का कितना दूषित हवा सोखा जा रहा है और कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, वो पूरा O2 पोर्टल से पब्लिश होगा। और यहाँ पर इको टूरिज्म और एग्रो टूरिज्म को हम इनवाइट कर सकते हैं, और आप किसान अपने खेतों में छोटी सी हट बना दो और उसका आपकी मर्जी के हिसाब से टैग लगा दो कि मेरे यहाँ अगर कोई टूरिस्ट आता है, उसको दाल रोटी खिलाऊंगा, मक्का की रोटी, सरसों का साग खिलाऊंगा, फलाना ढिमका करूंगा, तो मैं 10,000 रुपये एक नाइट का लूंगा। तो वो व्यवस्था हमारे पास है। इसको हम बोलते हैं O2 पार्क, एज ए टूरिज्म अट्रैक्शन प्रोग्राम। तो ये हम सेल्फ और हेल्प के तरीके से हम कर रहे हैं। कई सारी जगहों पर हमने ये वेंचर्स चालू कर दिए हैं। बांस को लेकर आपके और कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे बताइए। लगभग मैक्सिमम मेरी बातें सारी हो चुकी है। लगाना कैसे, पौधा कौन सा लेना, बिकेगा कहाँ, टाइमिंग क्या वैरायटी कौन सा। टाइमिंग टाइमिंग हमारे यहाँ पर, जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ ठंडी ज़्यादा है, तो ठंड जैसे ही ख़त्म होती है उसके बाद से आप प्लांटेशन कर सकते हो। ठंड शुरू होने के पहले तक 365 दिन में से ठंडी वाला पोर्शन अलग कर दो। एक्सेस हीट से कोई प्रॉब्लम नहीं है बांस को। हाँ, वो हमें देखना है कि हमारे पास पानी कैसा है। पानी की जिनको दिक्कत है, मैं एक और ट्रिक बतला रहा हूँ आपको, जिनके पास पानी की प्रॉब्लम है। एक बटन वाला ड्रिपर आता है, बटन वाला ड्रिपर जो 2 लीटर, 4 लीटर, 12 लीटर पानी डालता है। तो बांस आपने 12x6 पे लगाया और वहाँ पर टैग लगा दिए वो बटन वाले ड्रिपर के कि 1 घंटे में 4 लीटर पानी दे दे, और हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी कम है। तो आप जब बैम्बू लगाएंगे तो जो उसका डारा होगा उसमें बायो फर्टिलाइज़र लें, केचुआ खाद लें या जो भी खाद लें, उसके साथ में प्रति पौधे को लगाते समय ही 25 से 50 ग्राम आपको जेल डालना है, हाइड्रोजेल, जो पानी को पकड़ के रखेगा। तो आप जो 4 लीटर का पानी दे रहे हो वो अगले 1 महीने तक चलेगा, नीचे जाएगा नहीं, ऊपर उड़ेगा नहीं, वो पौधा जितना सोखता रहेगा उतना ही चलेगा। हाइड्रोजन लेने जाओ वही मिलती है आपको, बहुत अवेलेबल करा देंगे, जो हाइड्रोजन देते हैं उनके नाम नंबर दे देंगे। वही बहुत मुश्किल से। परेशानियां बहुत सारी है। आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया। अब हाइड्रोजन नहीं मिलेगा तो फिर आप लगाना मत। नहीं मतलब इट्स वेरी, these things are not available। तो हम टैंकर से पानी दे करके भी, जो यहाँ से जैसे राजस्थान स्टार्ट होता है ना, वहाँ पर कई सारे फार्मर मुझे इनवाइट कर रहे हैं कि हमारी 100 एकड़, 50 एकड़, 20 एकड़, 5 एकड़ जमीन बंजर पड़ी है और हम दूसरी जगह जाकर हमारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी नहीं है। आप वहीं फोकस करो पहले, मैं तो कहता हूँ। वो तो फोकस हो रहा है, वहाँ पर तो चल रहा है सब कुछ। तो वहाँ पर हम हाइड्रोजल से इसको चालू कर रहे हैं, बना रहे हैं। यहाँ पे तो सीलिंग सीमा है, आगे ये सूरतगढ़ निकल जाए तो 800 1200 बीघे की तो सीलिंग सीमा नहीं है। नहीं है वहाँ पर। ये उत्तरी जोन में आपको कहीं जाना ही नहीं, राजस्थान ही बहुत है। यही सीलिंग सीमा है। बीकानेर कर रहे हैं, सूरतगढ़ में कर रहे हैं, सूरतगढ़ से ही आ रहे हैं। सूरतगढ़ में भी सीलिंग सीमा है। सूरतगढ़ से आगे जो इंचमार्ट एरिया है ना, जो रिवर का एरिया छोड़ दो, वहाँ पे कोई वो नहीं है। आपके और भी कोई क्वेश्चन है क्या?
एके सिंह जी, कोई प्रश्न है आपके? एके सिंह जी, आपने जो बांस लगाए हैं इनके बारे में थोड़ा सा बतला दो। आप जो बायो खाद बता रहे जी, हैं जिसमें एक्टोबैक्टर या फास्फोबैक्टर का इसका भी कोई रोल रहता है जी? बिल्कुल रोल रहता है। एजोटोबैक्टर, पीएसबी, केएसबी, राइजोबियम सभी रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, सारा दे सकते हैं। आप क्या करते डॉक्टर साहब? एक सवाल है सर, जी, इसमें कोई बांस में कोई बीमारी है ऐसी कोई आती है नई जिसका जगह पर कोई हमें बीमारी नहीं आएगी। आसाम में जहाँ पर बहुत सारा बांस सैकड़ों सालों से लगा हुआ है, वहाँ पर इसको तना छेदक आता है। तो वो नुकसान कुछ करता नहीं है, इसकी छाल को, पपड़ी को खाता है। इसके अलावा अभी तक कोई मेजर बीमारी बैम्बू में देखी नहीं गई है। अच्छा ब्रदर ने ऑलरेडी जो बांस लगा रखा है, इनका अनुभव मैक्सिमम आप लोगों के पास होगा। और भी कुछ अगर चर्चा करनी होगी, पौधे चलते कैसे हैं, खर्चा कितना किया और इतनी हाइट हेल्थ पर लाने तक इन्होंने क्या इसमें मेजर एफर्ट लगाया, वो आप बतला सकते हैं। देखो जी, मैंने कोविड टाइम पर जब ऑक्सीजन का कमी हुआ तो मैं सर्च किया, बैम्बू के बारे में रिसर्च किया, तो सारा स्टडी करा। तो जब मैं मार्च में इंडिया आया था ऑस्ट्रेलिया से, 16 मार्च को मैं आया, 21 को लॉकडाउन लग गया, मेरे को क्वारंटाइन कर दिया दिल्ली के अंदर। ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा खुला मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आकर भी तहसीलदार कानून को सब मुझे फ़ोन कर रहे, आप दिल्ली से यहाँ पर आके यहाँ पर भी पोस्टर लगा दिया मेरे ढाणी पे, यहाँ पर भी पोस्टर लगा दिया क्वारंटाइन, आप मत निकलो सर घर से बाहर। मैं ठीक है, इन टाइम और सर्च किया और इसके स्टडी किया, डॉक्टर भारती का, डॉक्टर साहब का और पूरे वर्ल्ड का लेवल का, गूगल भाई, और तो कोई है नहीं चीज़ वैसे हमारे पास। तो इसका पाया कि सबसे अच्छी चीज़ यही है ऑक्सीजन की। और हिरोशिमा नागासाकी में जहाँ पर कि एटॉमिक बम पड़ा था, 3 महीने के बाद सबसे पहला पौधा जो उगा था वो ये ही उगा था, बैम्बू। और हम पहले त्रस्त थे किन्नू की पेस्टिसाइड को लेकर, फर्टिलाइजर को लेकर और ठोके जाओ स्प्रे को लेकर। तो मैंने कहा देखते हैं, तो 5 एकड़ का मैं बैम्बू मंगाया अपना टिश्यू कल्चर का, जबलपुर से मंगाया था। और भी 3-4 कंपनियां हैं, बेंगलोर भी टेस्ट किया, एक रीवा फ्लोरा भी कंपनी है जो इनके जानकार की भी है। हमारे खुद के ग्रुप हाँ, की उस है, समय रेवा फ्लोरा उसका पता नहीं था टिश्यू मुझे, वो भी बहुत अच्छा बना रहे हैं। मतलब ये गवर्नमेंट की ऑथराइज नर्सरीज है, बाकी किसी कोई पौधा जो दे रहा है उसका पता नहीं है वो क्या बना के बेच रहा है, कुछ नहीं पता। इनकी ऑथराइज मतलब गवर्नमेंट से पूरी सैंक्शनड है, सर्टिफाइड है। तो मैंने यहाँ लगाया, इसमें मैंने कुछ नहीं दिया जी आज तक, फर्टिलाइजर कुछ नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया और ड्रिप से दिया। कुछ जो मिल गया, कई बार नहीं मिला, अगर बंदी होगी, कुछ हो गया, बीच बीच में जब पानी होता है फ्लड लगा देते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। तो अब ये अपना मतलब कि भगवान की तरह चल रहा है। बरसात का एक आधा सीजन बढ़िया लग जाए तो बहुत बेनिफिट होता जैसे इस बार इसको जो मरे हुए थे ना, जो मोर्टेलिटी थी जिसका मर जगह था, मर गया ये, उसका भी शूट इतना आ गया अभी इस बारिश से। अभी की बारिश है। तो बस यही कहना चाहूंगा मैं, यही है मेरा एक्सपीरियंस। वो जो कई देखा है ना पौधों में, वो ऐसे टेढ़े ऐसे हो रहे हैं। छोटे पौधे होंगे टेढ़े, नहीं जब एक बार साइज बड़ा बन गया, निकल रही है। वो दिखाऊंगा मैं आपको ना, वो आपने बताया था मुझे, उसका सोल्यूशन बताया था इन्होंने मुझे। मैं बता नहीं, डॉक्टर साहब ने सोल्यूशन बताया था कि उसको ना दूसरे के साथ जो उससे हैवी आएगा ना, उससे टाई अप कर देना, उसका वो सीधा ऊपर चला जाएगा। उसे कोई दिक्कत, हमें तो बेचना, काट के बेचना है, वो होता ही है। हमने बायोमास बेचना, टेढ़ा हो मेढ़ा हो कुछ नहीं हो। जी एक क्वेश्चन है, या जी, ये जो फॉर्म लगा हुआ है, सच्चाई से ये बताओ, इस फॉर्म को आप कितने नंबर देते हो 100 में से? अभी देखा ही नहीं है नहीं इन्होंने। मैं फिर अब जाकर देखूंगा, मैं लेट देखा पहुंचा ही नहीं था। अब तक आपने? नहीं, ये मैं आए लेट अभी पहुंचा आए, था, जब मैंने आप इनका अंदर फॉर्म हमसे ना, वीडियो उसके में बाद आए देखा है, अभी। फोटो में देखा है। अंदर खेत में जाकर आप अरे वीडियो देखूंगा, तो अपनी भेजा था चर्चा इनको। खत्म होगी उसके बाद में। मैं इनके फार्म पे पहली बार आया हूँ। क्योंकि हमने तो अंदर जाके देख लिया, हाँ, हाँ। तो हमें उससे गैस हो ओके। जो लगाएंगे इसका ये कुछ होने वाला है या ये कुछ ऊपर नीचे होने वाला हाँ हाँ हाँ, राइट, है। चलो जब देखो तब बात करेंगे। देख लेते। लाइन से लाइन पौधे से 12 है और 8 है, 12 आप तो बाय 6 8 है। बताते हो ना, और मेरा 12-8 पे ड्रिप था लगभग पहले, सही है, तो स्पेसिंग सही 12-8 है। पे का लगा दिया मैंने, नींबू था पहले इसमें, तो दैट्स व्हाई। एक और मित्र है आपका, हम इंतजार कर रहे थे, आइए। आप ऑलरेडी बैम्बू में पूरे भारत में भ्रमण कर चुके हैं और बैम्बू को लेकर साइजेबल खेती करना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैंने इनका एक फार्म विजिट किया था जो 75 एकड़ का है, जहाँ ये बैम्बू प्लांटेशन चालू कर रहे हैं। तो थोड़ा अपना अनुभव बताओ कि बैम्बू में आपने पूरे भारत में समझा क्या और बैम्बू की तरफ क्यों जाना चाहते हो?
ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਾਈ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਿੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੋ ਰੋਡ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੇਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਲਟੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ, 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਬੈਂਬੂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਈਏ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੈਂਬੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੈ। ਬੈਂਬੂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੂ ਵੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕਿੰਨੂ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.25-2 ਲੱਖ ਨੂੰ ਏਕੜ ਚੜਿਆ ਠੇਕੇ ਤੇ। ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪ ਵੇਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 35-38 ਲੱਖ ਵਟਦੇ ਸੀਗੇ ਪਲੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੁਪਈਆ 11 ਲੱਖ ਵਟਿਆ, 7 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਟੋਟਲ 11 ਲੱਖ। ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਪੌਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਬੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੈਂਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਪੜ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਬੂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ, ਸਿਵਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬੈਂਬੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਬਲਰਾਮ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ, ਰਤਨਗਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੇ 3-4 ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਵੱਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ YouTube ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਪਾਟਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਰੀਡਰ ਹੈਗੇ ਜਬਲਪੁਰ ਭਾਟਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਟ ਸੈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਡਾਈਬੈਕ ਤੇ ਹੈ, ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਬੈਂਬੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਐਬਸੈਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਤਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਉਹ ਹੈ ਬੈਂਬੂ। ਲਗਾਓ। ਦਿੱਕਤ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਜੀਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੰਜੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੌਦਾ ਕਲਮ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100-100 150-150 ਦਾ ਪੌਦਾ ਵੇਚ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਰੇਕ 5-7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਤਨ ਜੋਤ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਲੋ ਡੂਬੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਊਥ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੇਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੌਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਇਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ? ਇਹ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਪੌਦਾ 40 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 50 ਫੁੱਟ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀਅਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਰੀ ਤੋਂ ਪੋਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਸਨ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਨੋਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਹਾਈਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ 4.5 ਤੋਂ 5 ਫੁੱਟ ਐਵਰੇਜ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਿੰਡਾ ਲੱਗਣਾ 2.5 ਇੰਚ ਤੇ ਲੱਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਰੇਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 8 ਫੁੱਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੌਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਿੰਡੇ ਉਨੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਜਿੰਨੇ 4 ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ 2.5 ਇੰਚ ਤੇ ਟਿੰਡਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਜਾਓ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਗਿਣ ਲਓ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੰਨਾ ਟੌਪ ਦਾ 25 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗਿਣ ਲਓ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਰਕ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਈ ਇੱਕੋ ਪੌਦੇ ਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਆ, ਕਈ ਛੋਟੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ 'ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪੋਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ, ਉਹ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਵੀਂ ਪੋਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਹੈ ਬੈਂਬੂ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 40 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 40 ਫੁੱਟ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ में हो जाता जब ये निकलता है। हाँ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗਰੋਥ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਇਹਦੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜੜਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੜਾਂਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨੀਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆਪਦੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਜੇ 40 ਫੁੱਟ 50 ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਟਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਬਾਂਸ ਉੱਗਰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ, ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਹਾਈਟ ਗੇਨ ਕਰ ਲਈ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਪੱਤੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੋਡਸ ਆ ਉਹਨੇ ਪੱਤੇ ਸਿੱਟਣੇ। ਇਹ ਪੱਤਿਆਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਡਿੱਗਣੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੌਦੀ ਸਿੱਟੇ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਸਸਤੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਦੋਨੇ ਪੱਤਲ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਮਿਨੀਮਮ ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਤੋਂ 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਲੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੋਂ 40 ਜਾਂ 50 ਨਿਕਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ 30 ਵੀ ਲਾਓ,
ਇੱਕ ਬੰਚ 'ਚ 7 ਹੈ, 7 30 21 210, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਪੌਦੇ, 700 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਆਪ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ कैलकुलेटर वाली मशीन लाऊंगा। कई सारे अलग अलग उपयोग है, आप बांस से कितना ਇੱਕ निकाल ਇਹ सकते ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਯੂ ਕਾਂਟ ਇਮੇਜਿਨ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। इसकी पत्ती की खाद ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਪੱਤੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਲਿਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਿਲਿਕਾ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਿਲਿਕਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਾਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਗੰਨੇ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਰੇਟ ਗੰਨੇ ਦਾ ਇਹਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹੀ ਹੈ 350 380 ਰੁਪਏ, ये तो है ही। ਇਦੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ 'ਚ weight ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਕੈਲੋਰੀਕ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਲੇ ਦੀ 4000 ਹੈ, ਇਹਦੀ 44 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ 5 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਟਿਕਸ ਕੱਟ ਕੇ 10-10 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ 7 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦਿਓ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਿਪਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਾੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 350 ਹੈ ਫਿਰ 500 ਹੈ, ਉਹ 600 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਵੱਡੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਰ ਹੈ 70,000 ਦੀ, ਉਹ ਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਉਹ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 40,000 ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, जैगवार कितने में आ जाएगी? ਜੈਗੁਆਰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਓਗੇ। और चिपिंग कर दो, ਉਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਪੈਲੇਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸੇ ਡਾਲ ਜਾਓਗੇ। क्योंकि बांस जो है इंडस्ट्री की नीड है, ਬਿਲਕੁਲ बांस जो है इंडस्ट्री दी नीड है, फार्मर दी नीड नहीं है। यश भाई, आप जो किसानों के बीच में एकदम डायरेक्ट आकर के चर्चा कर रहे हैं, और आपके पास जैसे पावर प्लांट है, तो थोड़ा इनको भी पता चले और भारत के और भी किसानों को पता चले कि आपकी इंडस्ट्री में बैम्बू की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है और क्यों है। बैम्बू की जी 2-3 कारण है कि हम क्यों जा रहे हैं। कि अभी हमें 22 से 23 करोड़ रुपए का फ्यूल लेना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि मेरे प्लांट से मैंने 120 किलोमीटर दूर सिर्फ कलेक्शन सेंटर बनाया है पराली का, क्योंकि इतनी डिमांड हो गई थी। पिछली बारी कणक की फसल कमज़ोर थी, तो चारे के तौर पे इसको यूज़ ले रही है अब कंपनी। तो पराली की इतनी डिमांड है, जैसे वो भाई साहब कह रहे थे कि बायोमास के पास के अलावा जो सरस और वेरका के वो अब साइलेज वगैरह बना रहे हैं, और जैसलमेर और उस साइड ये एज ए चारा जा रहा है। 4,000। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। 380-400 रुपये तो अब इस टाइम रेट है पराली की प्लांट का। तो जो कभी आज से 2 साल पहले 180 रुपये होता था, हाँ, वो 400 अभी है। वो अब 400 है। तो हमारी इकोनॉमिक्स बहुत डिस्टर्ब हो रही है कि भाई हमारा रेट तो ऑलमोस्ट जो 6.5 था वो आगे आज तो तय है। 6.25 हो गया, मगर ये 180 की चीज़ 300 की होगी, और उसमें भी मतलब कमी है बहुत ज़्यादा। जब कहते हैं ना कि यार इतनी पैसे पराली देने के बावजूद टाइम पे नहीं है बायोमास, है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं नहीं। अवेलेबल ही नहीं है। और मैं तो भारत की सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी लोकेशन पे बैठा हूँ कि जहाँ पे मुझे हरियाणा का सहयोग है, पंजाब का सहयोग है, और राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर जो फूड बाउल है, जहाँ पे चावल हो जाता है, कॉटन हो जाता है, सरसों हो जाता है, इसका सहयोग है। अगर मैं थोड़ा सा इधर उधर हूँ 50-60 किलोमीटर, तो मेरे पास फ्यूल नहीं होगा, चले ही नहीं। मुझे 2-3 महीने बंद रखना पड़ेगा। कई सारी बायोमास वाली इंडस्ट्रियां जिनको बायोमास की आवश्यकता है, वो हमें बातचीत कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में आओ, किसानों को प्रमोट करो बायोमास उगाने के लिए। तो बाम्बू ऐसे बायोमास लकड़ ही खड़ा कर रहे हैं हम, और दूसरा कोई ऐसा लकड़ नहीं है कि लकड़ काट दिया तो जंगल बचेगा। बाम्बू ही ऐसा है कि हर साल काटो तो भी हरा ही रहेगा। This is called as future green gold. और मेरी इंडस्ट्री तो सबसे लीस्ट है कि भाई मेरे पास तो सबसे आखिरी में आना है, उससे पहले इतने सारे ऑप्शन भाई साहब ने बताया। इथेनॉल है, एथेनॉल अभी आ रहा है, बायोडीजल है, अभी हमारे जैसे सीएनजी है। संगरिया से लेके हनुमानगढ़ जो ये नाली बेल्ट कहते हैं घग्गर के आसपास, तो वहाँ पे एथेनॉल के अभी प्लांट्स आ रहे हैं, तो ये एथेनॉल में काम आ सकता है। और बहुत सारे बायोफ्यूल्स में इसका यूज़ है, और बायोडीजल हो गया, टिश्यू पेपर हो गया।
तो अब प्रॉब्लम क्या है कि सबका गन्ने का इथियोन हो रहा है, तो अब तो ये 5% कर रहे हैं, आने वाले टाइम में 10 से 12% ले रहे हैं। निकलता सर इसमें ये बेटर है गन्ने से बेटर निकलता है इसमें। बल्कुआ में जाता है। बालकों में सबसे ज्यादा इथेनॉल है। और अगर एथेनॉल है तो आप सेकेंड ईयर से हार्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सेकंड ईयर से हाँ नहीं, मतलब इतना हार्ड नहीं होता। इसका कारण यशवंत जी ये बता देते हैं हम दर्शकों को कि कमिंग टाइम में 2030 तक और 2025 तक अपना ये बायोडीजल चलेगा, पेट्रोल गाड़ियाँ चलेगी, सीएनजी चलेगी, इलेक्ट्रिक चलेगा। ये सब डीजल वीजल सब बंद होने वाला है। पेट्रोल, इथेनॉल और इलेक्ट्रिक। पेट्रोल, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक और जिसे बायोडीजल कहते हैं वो सीएनजी। इसके अलावा सब बंद होगा, बिकॉज फॉसिल फ्यूल खत्म कर देंगे। फॉसिल फ्यूल कोयला निकलेगा ही नहीं वर्ल्ड वाइड। ये वर्ल्ड वाइड जिनेवा ट्रीटी है एनवायरनमेंट के लिए, और इसीलिए बैम्बू को वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया जा रहा है। हाँ, केवल भारत में इंडिया में नहीं अकेले, वर्ल्ड वाइड प्रमोट ये किया जा जिनेवा रहा है। ट्रीटी उसके अकॉर्डिंगली मतलब इसको प्रमोट हो रहा है। और इसमें ये नहीं कि बंद हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड डिमांड ही इतनी इंक्रीज हो जानी इसकी हर चीज में। बैम्बू के हट्स, बैम्बू के एयरपोर्ट बन गए हैं। होने बना अभी बना मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है असम साइड में मेरे ख्याल से। मन की बात आप एक छोटी सी बात अगर समझेंगे, पैलेट्स के 14 रुपए है पैलेट्स। फैब्रिकेट्स है जो अगर यहाँ पे 100 एकड़ 200 एकड़ में लग जाए अगर बैम्बू, हाँ। तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ की फैक्ट्री डल सकती है आराम से, जिसमें सरकार सब्सिडी देगी। और उससे जो पैलेट है उसके आज के टाइम में एनटीपीसी 12 से लेके 14 रुपए दे रही है। 25% तक डिमांड आ गई फिर उसकी। खरीदार मतलब मन की आपके बात पीछे में भागेंगे। मोदी जी ने अभी केवल बांस का जिक्र किया, आप लोगों ने सुना होगा। और एक वर्टिकल हमारा चल रहा है जिसको अंजलि आपको बतला सकते हैं। आप विंग कमांडर अंजलि है, जो 23 साल से एयरफोर्स में थे, अभी रिटायर्ड होकर के ऑक्सीजन पार्क को पूरे भारत में और वर्ल्ड वाइड प्रमोट कर रहे हैं और उनको रन कर रहे हैं। तो आप नेचुरल हैबिटेट के मकान बना रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि बैम्बू के कैसे मकान बन रहे हैं। बैम्बू से वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आजकल मतलब आप सभी जानकार होंगे कि बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, बहुत सी चीज़ें बन सकती हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट है अद्वैकम बोधि चेतना में हम मिलाए हैं और द नेचुरल हैबिटेट में, उसमें हम कंपोजिट मटेरियल से या वर्नाकुलर मटेरियल मतलब बैम्बू से, मिट्टी से, गोबर से, उस तरह की चीज़ों से मिला के घर, कॉटेजेस, फार्म हाउसेस जनरेट कर रहे हैं, जिसमें कि हम जितना कम से कम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को जनरेट कर सके, कम से कम GHG इमिशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का हम एनविसाज कर रहे हैं, और कम से कम GHG प्रोड्यूशन, एंड वी वांट टू गो कार्बन नेगेटिव। जितना लेस कार्बन फुटप्रिंट छोड़े वो हमारा मेन एम इसमें है। और नेचुरल हैबिटेट में रहने के अलग और बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जिसमें आपसे हेल्थ रिलेटेड हैं। लाइक वी आर यूजिंग सम पेंट्स ऑल्सो इन दैट, जिसमें कि पंचगव्यम है, काऊ से रिलेटेड गोबर और बाकी वस्तुएं मिली हैं, जिससे कि आपको हेल्थ इश्यूज भी नहीं आएंगे। टेम्परेचर रिडक्शन होगा, 5 to 7 डिग्रीज टेम्परेचर रिडक्शन होगा अगर आप समर्स में रह रहे हैं तो वहाँ पे। प्लस एंटी रेडिएशन है, हार्मफुल रेडिएशंस को भी वो अब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो थीम है फॉर द नेचुरल हैबिटेट, इट इज़ कमिंग ऑल ओवर इंडिया एंड इंटरनेशनली ऑल्सो। आपको भी अगर सीमेंट, कंक्रीट, सरिया, टाइल्स के बगैर मकान चाहिए, बांस, मिट्टी, पत्थर, तो ऑक्सीजन पार्क बना रहे हैं, डाल रहे हैं इंस्टेड ऑफ सरिया। काफ़ी सारे वीडियोस O2 पार्क में डले हैं। जो हम बात कर रहे हैं सरिया की, जितने भी जो आयरन के सरिया है, स्टील सरिया है, दे आर नाउ रिप्लेस्ड बाय बैम्बू। तो जो बैम्बू के जो सरिया बनते हैं, मतलब जो काट के उनकी जो रॉड्स बनाते हैं, उनको हम स्लैब कास्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दे आर सो टेंसाइल, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। थैंक यू इतनी देर सुनने के लिए, और आप लोगों के किसी के काम में आ सके तो हमारा सौभाग्य होगा। थैंक्स।